हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। ये हमारे क्लासेस में आज फिर से आपका स्वागत है। और आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है नाज़ीबाज़ और हिटलर का उदय। देखिए फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के अंदर आपको बहुत इंटरेस्ट आने वाला है और मैं चाहूँगी कि आप इस वीडियो में अंत तक बने रहे, क्योंकि आज आपको हिटलर का जो रूप देखने को मिलेगा आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैंने पहले भी बताया था कि इसको एक कहानी की तरह आप सुनिएगा आप, और आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में हिटलर जो तानाशाह के रूप में उभरा, उसका तानाशाह के रूप में जो जन्म हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में हुआ, और किस प्रकार से जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उसकी आड़ में हिटलर ने अपने ही देश के अंदर जो गैर जर्मन लोग थे या फिर जो जर्मन लोग थे उनमें से भी जो एसआई लोग थे उनको किस प्रकार से गैस चैम्बरों के अंदर मार डाला था। और ऐसा विभत्स रूप आपको देखने को मिलेगा कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और जिनके चैप्टर है उनको जो पॉइंट है इसके क्या क्या आपको याद रखने हैं वो मैं आपको एक शॉर्ट नोट्स के अंदर लिखकर टेलीग्राम पर अवेलेबल करवा दूंगी। तब तक आप ये कहानी लास्ट तक जरूर देखना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का। और कोशिश करूंगी कि इस एक की ही वीडियो में ये पूरा चैप्टर आ जाए, क्योंकि इसको वीडियो को इस चैप्टर को 2 वीडियो में लेने का कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। थोड़ा सा हो सकता है लंबा हो जाए, बट कोशिश करूंगी कि आज इसी एक ही वीडियो में ये कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। 1945 से इसकी कहानी की जो शुरुआत होती है वो एक छोटे से बच्चे के साथ होती है। तो देखिए, इससे आपका जो थोड़ा सा पता चलेगा कि जर्मनी के अंदर हिटलर की कितनी तानाशाही थी। ठीक है, 1945 से के वसंत में, वसंत एक मतलब एक सीजन था, उसके अंदर हेलमुट नामक 11 वर्षीय जर्मन लड़का था। वो बिस्तर पर लेटे कुछ सोच रहा था, तभी उसके माता पिता दबी दबी आवाज़ में कुछ बातें कर रहे थे। ठीक है, और वो उनकी बातचीत सुनने की कोशिश करता है, और तभी उसके पिता एक गंभीर स्वर में बात करते हैं। और उस हेलमुट के पिता जो है वो कहते हैं कि उसके पिता कहते हैं चिकित्सक थे, और वो अपनी पत्नी से कहते हैं कि मैं सोच रहा हूँ कि क्या मुझे पूरे परिवार को ख़त्म करके फिर खुदकुशी करनी चाहिए, मतलब सुसाइड करना चाहिए, या फिर मुझे अकेले ही आत्महत्या कर लेनी चाहिए। ठीक है, तो वो अपनी पत्नी से इसमें एक गंभीर स्वर के अंदर ये बात कर रहा है। सोचिए कि एक व्यक्ति है, एक छोटा सा बच्चा है जो अपने माता पिता की बातें सुन रहा है। उस बच्चे का नाम है हेलमुट, और उसके पिता एक बहुत बड़े चिकित्सक है। ठीक है, और जैसे वर्ल्ड वार समाप्त हुआ और हिटलर ने आत्महत्या कर ली, उसके बाद उसके पिता, उससे छोटे से बच्चे के जो पिता है वो भी जो नाज़ीवाद थे उसके समर्थक थे, और वो उसकी पत्नी से कहते हैं कि मुझे एक बात बताओ कि मुझे पूरे परिवार को समाप्त करके अपने आप को समाप्त करना चाहिए या मुझे अकेले ही आत्महत्या कर लेनी चाहिए। देखिए कितनी गंभीर वो बात कर रहे हैं, और एक बच्चा इस बात को सुन रहा है। ठीक है, इसके बाद में क्या हुआ कि उन्हें अपने भविष्य का सुरक्षित, उनका जो भविष्य है वो उन्हें सुरक्षित नहीं दिखाई दे रहा है। वे घबराहट के स्वर में कह रहे थे कि अब मित्र राष्ट्र जो है जिनकी विजय हुई थी सेकेंड वर्ल्ड वार में, वो हमारे साथ भी वैसा ही व्यवहार करेंगे जो हमने अपाइजों और यहूदियों के साथ किया। ठीक है, तो आपको आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसा इन्होंने क्या किया था, नाज़ियों ने ऐसा क्या किया था कि अब उनके साथ इससे भी बुरा व्यवहार मित्र राष्ट्र करने वाले, यानी कि जरूर इन्होंने बहुत ही भयावह चीज़ें उनके साथ की होगी। ठीक है, अगले दिन हेलमुट को लेकर वे बाग में घूमने गए। तो जैसे बच्चा है रात को सो जाता है सुन के, और सुबह जब उठते हैं तो उसके पिता उसको बच्चे को और उसके परिवार को लेकर बाग में घूमने जाते हैं। ये आखिरी मौका था, तब हेलमुट के पिता उसके साथ में बाग में गए, और दोनों ने बच्चों के साथ पुराने गीत गाए, खूब सारा वक्त खेलते कूदते बिताया। और कुछ समय बाद में उसके जो पिता थे उन्होंने दफ्तर में खुद को गोली मारकर अपनी आत्महत्या कर ली। ठीक है, हेलमुट की यादों में वे क्षण अभी भी जिंदा है, जब भी मतलब अब वो बच्चा बड़ा हो चुका है और अभी भी उसकी याद में वो चीज़ जिंदा है कि किस प्रकार से वो दिन था। ठीक है, और इसमें हेलमुट जो है उसने जो कुछ भी सुना था, जो कुछ भी हुआ, उसके दिलो दिमाग पर इतना गहरा सदमा पहुंचा कि वो अगले 9 साल तक उस घर के अंदर एक भी जो रोटी का निवाला एक भी कौर नहीं खा पाया था। उसे ये डर सताता रहता था कि कहीं उसके माँ भी उसे जहर ना देते, कि जैसे उसके पिता ने खुद को गोली मारकर हत्या की ना, तो उसने वो जो उसकी माँ थी उन्होंने तुरंत उसके पिता के कपड़े उतारे और जो वहाँ पर आग जल रही थी उसके अंदर डाल दिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें देखकर उस बच्चे को बहुत अजीब लगा कि ऐसा क्या हुआ कि मेरे पिता को आत्महत्या करनी पड़ी, और ऐसा क्या हुआ कि उनकी आत्महत्या को छुपाने के लिए मेरी माता को उनके कपड़े जो खून से सने हुए थे उनको बिना किसी को बताए उस आग में जलाना पड़ा। तो वो ये सब चीज़ें सोच रहा था। ये चीज़ें हालांकि वो जब बड़ा हुआ तो उसे ये चीज़ें सब समझ में आ गई कि उनके पिता ने और अन्य नाज़ियों ने ऐसा क्या किया था कि उनके साथ ऐसा व्यवहार हुआ। ठीक है, हेलमुट को शायद समझ में न आया हो, लेकिन ये हकीकत है कि उसके पिता नाज़ी थे। वो एडोल्फ हिटलर है उसके कट्टर समर्थक थे। आप में से कई बच्चे नाज़ी और उसके जो उनके नेता हिटलर है उनके बारे में जानते होंगे। आपको शायद पता होगा कि हिटलर जर्मनी की दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाने, दुनिया को सबसे
ताकतवर देश बनाने के लिए कटिबद्ध था। यानी कि जो हिटलर था उसने कुछ ऐसी नीतियाँ अपनाई। वो चाहता था कि जर्मनी के साथ फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद में जो एक संधि हुई थी, आपको याद होगी वर्साई की संधि, उसके अंदर लगभग जर्मनी को तोड़ दिया था, ठीक है। और उसी की वजह से, उसी जो मतलब कठोर संधि है, उसी की वजह से हिटलर का जन्म हुआ। मतलब हिटलर तानाशाह बना और उसने जर्मनी को विश्व का सबसे शक्तिशाली देश बनाने का निर्णय लिया, ठीक है। और वो पूरे यूरोप को जीत लेना चाहता था। आपने ये भी सुना होगा कि उसने बहुत सारे यहूदियों को मरवाया था, ठीक है। लेकिन नासीवाद सिर्फ इन इक्का दुक्का घटनाओं का नाम नहीं है, ठीक है। दुनिया और राजनीति के बारे में एक संपूर्ण व्यवस्था विचारों की पूरी संरचना का नाम है। चलिए हम इसको समझने का प्रयास करते हैं कि हेलमुट के पिता जिसका इस कहानी की शुरुआत में जिक्र हुआ है, उन्होंने आत्महत्या क्यों की और वो किस बात से डरे हुए थे, ठीक है। मई 1945 में जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के सामने समर्पण कर दिया था। हिटलर को अंदाजा हो चुका था कि अब उसकी लड़ाई का क्या हश्र होने वाला है, इसलिए हिटलर और उसके प्रचार मंत्री, ये जो इसका नाम आप याद रखिएगा, ये जो गोबल्स है, ये हिटलर का प्रचार मंत्री था। मतलब उसकी जो योजनाएं थी, उसकी जो नीतियाँ थी, जब वो तानाशाह बना था तो उसका प्रचार प्रसार करने वाला जो व्यक्ति था वो गोबल्स था। और आप जैसे हम कहते हैं ना, इसका लेफ्ट हैंड था, मतलब कि इसका बहुत ही विश्वास वाला व्यक्ति था, ठीक है। बर्लिन के एक बंकर में उसने पूरे परिवार के साथ अप्रैल में आत्महत्या कर ली थी। और युद्ध खत्म होने के बाद में न्यूरेमबर्ग में एक अंतर्राष्ट्रीय सैनिक अदालत स्थापित की गई। इस अदालत में शांति के विरुद्ध किए गए जितने भी अपराध, मानवता के खिलाफ किए गए अपराधों और युद्ध के अपराधों में नाज़ी युद्धबंदियों पर मुकदमा चलाने का जिम्मा सौंपा गया था। यानी कि जैसे सेकंड वर्ल्ड वार समाप्त हुआ तो हिटलर ने जितने भी काम किए थे, उसने तो क्या कर लिया, आत्महत्या कर ली अपने साथियों के साथ मिलकर। लेकिन उसने जितने भी जो भयावह काम किए थे उनका फैसला करने के लिए एक अदालत की स्थापना की गई थी। और इस युद्ध के दौरान जर्मनी के व्यवहार, खासतौर पर इंसानियत के खिलाफ किए गए व्यवहारों और जो अपराध थे उनकी वजह से कई गंभीर नैतिक सवाल खड़े हुए और उनके कृत्यों की पूरी दुनिया भर में निंदा की गई। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा हिटलर ने क्या कर दिया था कि उसके लिए अलग से एक अदालत बिठानी पड़ी, ठीक है, और पूरी दुनिया भर में उसकी निंदा की गई। दूसरे विश्व युद्ध के साय में जर्मनी ने जनसंहार शुरू कर दिया था, जिसके तहत यूरोप में रहने वाले कुछ खास नस्ल के लोगों को सामूहिक रूप से मारा जाने लगा इस युद्ध में। अब देखिए, इसको आप नोट डाउन करिएगा, मैं वैसे आपको नोट्स में लिख के दे दूंगी कि आप एक बार सोच के देखिए उसने कितने लोगों को मारा होगा, ठीक है। तो वहाँ पर जर्मनी के अंदर 60 लाख तो यहूदियों को उसने मारा, 2 लाख जिप्सी जो एक जाति होती थी वहाँ पर, उसको उन्होंने मारा, और 10 लाख पोलैंड के निवासियों को उन्होंने मारा। ये तो चलो ठीक है, गैर जर्मन लोग थे। 60 लाख, 2 लाख और 10 लाख, ठीक है। इसके अलावा आप ये देखिए कि जो मानसिक और शारीरिक रूप से अपंग व्यक्ति थे ना, जो जर्मनी के ही व्यक्ति थे, जो उनका खुद का जर्मन खून था, उसको उन नागरिकों भी उसने मार डाला था। क्यों? क्योंकि ये कहता था कि ये व्यक्ति हमारे किसी काम के नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये मानसिक और शारीरिक रूप से कहते कमजोर थे, ठीक है। इसके अलावा न जाने कितने ही राजनीतिक विरोधी, यानी कि ऐसे व्यक्ति, ये तो एक आंकड़ा है, इसके अलावा जितने भी राजनीतिक विरोधी थे जो उसके खुद के जर्मनी के थे, जो भले अच्छे हो बुरे हो, ठीक है, लेकिन क्योंकि वो उसका विरोध कर रहे थे, उसकी नीतियों का विरोध कर रहे थे और अन्य किसी अन्य दल के थे, उन राजनीतिक विरोधियों को भी उसने मौत की नींद सुला दिया, ठीक है। इतनी बड़ी तादाद में लोगों को मारने के लिए उसने एक ऑश्विट्ज़ जैसे कत्ल खाने बनाए, जहाँ पर जहरीली गैस से हजारों लोगों को एक साथ मौत के घाट उतार दिया जाता था। मतलब कि उसने एक गैस चैम्बर बताया था, गैस चैम्बर उसने बनाया था, जिसके अंदर वो लोगों को ले जाता था और वहाँ पर एक जहरीली गैस छोड़कर उनको मौत के घाट उतार दिया जाता था, ठीक है। न्यूरेमबर्ग अदालत ने केवल 11 नाज़ियों को, अब एक बार सोच के देखिए कि लगभग कितने व्यक्तियों को मारा गया। देखिए 60 मतलब लगभग 80-90 लाख, मतलब आप मान के चलिए कि करोड़ों के अंदर लोग मारे गए, उसके लिए सिर्फ 11 व्यक्तियों को मौत की सज़ा दी गई, ठीक है। और कुछ व्यक्ति थे जिनको उम्र कैद की सज़ा दी गई। सिर्फ 11 व्यक्तियों को क्या दिया गया, जो है फांसी की सज़ा दी गई। आप सोच रहे होंगे इतने लोगों को मारने वाले सिर्फ 11 लोग तो नहीं हो सकते, ये तो पूरी क्या थी, एक पूरा नाज़ी पार्टी थी, समझ रहे, देश के अंदर पूरी नाज़ी पार्टी थी, पता नहीं कितने लोग थे इसके अंदर ये कार्य को अंजाम देने वाले। उसमें से सिर्फ 11 को फांसी इसलिए दी गई थी क्योंकि जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था ना, फर्स्ट वर्ल्ड वार, उसके अंदर जर्मनी पर जो कठोर नियम, जो कठोर चीज़ें थोपी गई थी, तो उसकी वजह से जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में ये सब हुआ, उसमें दूसरे देश नहीं चाहते थे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हमने जो गलती की, कठोर सजा देकर जर्मनी को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कर दे, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से ही जर्मनी तानाशाह बना और उसी की वजह से ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। तो तीसरा वर्ल्ड वॉर नहीं हो, इसलिए उसने जर्मनी पर इस बार कठोर चीज़ें नहीं थोपी।
और सिर्फ 11 व्यक्तियों को ही सजा दी। ठीक है, थोड़ी सी इसकी कहानी मैं आपको समझा देती हूँ यहीं पे, ताकि आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको ये चीज़ें ज़्यादा आसानी से समझ में आती रहेगी। ठीक है, तो आपको स्टार्टिंग बताती हूँ कि 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था। ठीक है, और 1918 तक ये रहा था। इसके अंदर क्या हुआ, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जैसे ही समाप्त हुआ तो इसमें मानना ये था, जो मित्र राष्ट्र थे जिसके अंदर आपको पता है ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका ये राष्ट्र थे, इन्होंने जो ये मित्र राष्ट्र कहलाते थे, और इन्होंने जो है जर्मनी के ऊपर एक संधि थोपी थी जिसे कहते हैं वर्साई की संधि। ठीक है, जब फर्स्ट वर्ल्ड शुरू हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उसका कारण क्या था कि जो ऑस्ट्रिया के राजकुमार थे, जो जर्मनी का सहायक राष्ट्र था ऑस्ट्रिया, उसके राजकुमार की सर्बिया के अंदर क्या हो गई थी, हत्या हो गई थी, और इस वजह से जर्मनी बौखला गया था और जर्मनी ने क्या किया, रशिया पर अटैक कर दिया था। ठीक है, और इसी की वजह से धीरे धीरे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया, जिसको लगा कि 3-4 महीनों में समाप्त हो जाएगा, लेकिन ये करते करते 3-4 साल तक चला, और इसकी वजह से काफ़ी लोग मारे गए, चाहे वो रशिया के हो, चाहे जर्मनी के हो, चाहे सभी राष्ट्रों के हो। ठीक है, इस वजह से जो मित्र राष्ट्र, जो रशिया, यूएसए, फ्रांस, ब्रिटेन, ये सब क्या सोचते थे कि ये सब काम करने वाला, मतलब फर्स्ट अटैक करने वाला कौन था, जर्मनी था, इसी ने अटैक किया था। तो उनको लगता था कि जर्मनी जो है इसी की वजह से हमारे इतने सारे लोग मारे गए, इसी ने बीच में वो युद्ध छेड़ा था। ठीक है, तो इन सब ने क्या किया, इसके ऊपर वर्साई की जो एक संधि थी, एक बहुत ही अपमानजनक और एक कठोर संधि इसके ऊपर थोपी। इसने क्या किया, इसकी जो सेना थी, मैं इसको संधि की कुछ शर्तें बता देती हूँ, कि इसने इसके ऊपर 6 अरब पौंड का तो क्या लगाया, एक 6 अरब पौंड का तो इस पर पैसों का वो लगा दिया कि आपको इतने पैसे जो क्षतिपूर्ति है उसके रूप में देने हैं। ठीक है, इसके अलावा इसकी सेना समाप्त कर दी गई। ठीक है, इसके जो क्षेत्र थे, लगभग 10% क्षेत्र जो थे इसके, वो छीन लिए गए और आपस में बांट लिए गए। इसके अलावा भी बहुत सारी शर्तें थी जो हम आगे देखेंगे। तो ये बहुत ही कठोर संधि थी, इसकी वजह से जर्मनी के अंदर बिल्कुल भूखमरी वाली स्थिति हो गई थी, लगभग जर्मनी समाप्ति की ओर की कगार पर आ गया था। उसके बाद में अमेरिका ने जैसे तैसे करके उसको कुछ पैसे देकर, कुछ शॉर्ट टाइम लोन देकर उसको खड़ा करने की कोशिश की, लेकिन उसी वक्त अमेरिका में भी आर्थिक मंदी आ गई और जर्मनी फिर से डूबने की ओर अग्रसर हो गया। लेकिन उसी वक्त ये जो हिटलर है, इसने तानाशाह का रूप ले लिया। इसने जो यहाँ का वाइमर साम्राज्य था, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में जो यहाँ का राजतंत्र था वो समाप्त हो गया और राजतंत्र के स्थान पर लोकतंत्र हुआ, एक लोकतंत्र की स्थापना हुई, जिसमें वाइमर जो गणराज्य, वाइमर साम्राज्य, वाइमर गणराज्य के रूप में ये विकसित हुआ। ठीक है, तो जो ये वाइमर गणराज्य था, इसको इसने हिटलर ने समाप्त कर दिया और इसके स्थान पर खुद शासक बन गया और इसने अपनी तानाशाही प्रारंभ की। ठीक है, ये कुछ सामान्य चीज़ें थी जिसकी वजह से हिटलर का उदय हुआ। ठीक है, ये हिटलर का उदय कैसे हुआ आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि जर्मनी बहुत बुरी परिस्थितियों से उसको गुजर रहा था और फिर हिटलर इन अपमानजनक परिस्थितियों का बदला लेने के लिए और जर्मनी को ऊपर उठाने के लिए वो वहाँ का तानाशाह बन गया। ठीक है, इसके बाद में जो हिटलर था, अब हम देखते हैं कि हिटलर की क्या पृष्ठभूमि रही। तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था ना, उसमें हिटलर जो है मैसेंजर का काम करता था। क्या काम करता था? मैसेंजर का काम करता था। कौन? हिटलर। मैसेंजर कैसे मैम? कि जैसे जो बंकर वगैरह होते हैं ना, जैसे युद्ध वगैरह होते थे, तो जर्मनी की जो सेना होती थी उसमें जो बंकर होते थे, तो एक बंकर से दूसरे बंकर तक मैसेज ले जाने का जो काम करता था, वो कौन करता था? हिटलर करता था। उस वक्त फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में शामिल हो गया था एक सैनिक के रूप में और उसको मैसेंजर का काम दिया गया था। ये इतना अच्छे तरीके से काम करता था कि लास्ट में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ था ना, तो इसको ना इसको सेना का सेनापति बना दिया गया। ठीक है, क्या बना दिया कि सेनापति। बोले इतने अच्छे से और इतनी अच्छी तरीके से इसने काम किया कि इसको अच्छे पद पर स्थापित कर दिया गया। इसके बाद में इसने एक जर्मन पार्टी की स्थापना, मतलब जो एक पार्टी थी उसकी सदस्यता ग्रहण की और धीरे धीरे देखते देखते ये उस पार्टी का क्या बन गया? नेता बन गया। ठीक है, जिस सदस्य था जिस पार्टी का, उसका ये धीरे धीरे करके नेता बन गया। देखिए, इसमें कुछ ऐसी काबिलियत थी, ठीक है, कुछ योग्यता थी, बस ये कि इसने जो योग्यता थी उसका गलत तरीके से इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, इसके बाद में इसने क्या किया कि कुछ बहुत ही कट्टर चीज़ें अपनाई जर्मनी को ऊपर उठाने के लिए, जिसकी मतलब ये कह लीजिए कि विश्व के अंदर जो जिस भी लोगों ने जर्मनी का इतिहास पढ़ा है, हिटलर का इतिहास पढ़ा है, वो आज तक हिटलर से इस चीज़ की वजह से नफरत करते आए। इसने क्या किया, मैंने अभी आपको बताया कि 60 लाख यहूदियों को और 2 लाख जिप्सियों को और 10 लाख पोलैंड के निवासियों को और इसके अलावा अन्य जो राजनीतिक पार्टी के जो इसके विरोध वाले नेता थे उन सबको इसने मरवा दिया। ठीक है, इसने क्या किया कि एक जैसे ये वहाँ का शासक बना, ठीक है, ये वहाँ का शासक बनते ही इसने क्या किया कि जो वहाँ की संसद थी उसमें आग लगवा दी,
ठीक है। और इसने जो वहाँ के निवासी थे उनको कहा कि संसद में आग लग, मतलब एक तो हमारा जो गणतंत्र बना है, ठीक है, हम राजतंत्र स्वतंत्र हुए, लेकिन कुछ लोग नहीं चाहते कि हम हमारा गणतंत्र बना रहे, ठीक है। तो इसने कहा कि किसी ने साजिश की है संसद में आग लगवाने के लिए, जबकि इसने खुद नहीं किया था वो काम, ठीक है। और इसने क्या किया उसकी आड़ के अंदर कि हमें कैसे करके उन आरोपियों को पकड़ना है। तो जनता को कहा कि कुछ दिनों के लिए, मतलब कुछ समय के लिए, अनिश्चित समय के लिए आपको जो अपने अधिकार है, आपको जो अपने अधिकार है, जो नागरिक अधिकार है, उनको आपको छोड़ना होगा। और जो प्रेस वगैरह है, क्योंकि हम उनको पकड़ रहे हैं, ठीक है, तो आपको थोड़ी वो सहायता करनी होगी। और जो प्रेस वगैरह है, इनकी वजह से क्या जो न्यूज़ वगैरह वो लीक हो जाती है, ठीक है। तो जो प्रेस है उसकी स्वतंत्रता पर भी इसने रोक लगा दी, ठीक है। और जो बैठक है, अगर आप सब लोग एक जगह बैठ के करेंगे तो भी हो सकता है कि जो मुजरिम उनको चीज़ों को पता चल जाए। तो जो सामूहिक बैठकें होती थी लोगों की, उस पर भी इसने पाबंदी लगा दी। देखिए इसने जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी ना, जिससे लोग इकट्ठा हो सकते थे, जिससे लोगों को इसकी जो बुरी चीज़ें उनके बारे में पता चल सके, उन सबको इसने सबसे पहले समाप्त करवाया। लोगों के अधिकार छीन लिए, प्रेस की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता छीन ली, लोगों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता छीन ली, उनकी जो बैठकें थी, जो संघ थे, उन सबको समाप्त कर दिया। और उसने कहा कि जो साम्राज्य है उसके अंदर किसी भी प्रकार के जो दल है या जो संगठन है वो बनाने पर क्या लगा दी, रोक लगा दी, ठीक है। उसने ये इसका पहला कदम था एक तानाशाह बनने की। और लोगों को लगा कि ठीक है यार, ये अच्छा काम कर रहा है, ये उन लोगों को पकड़ रहा है जिसने संसद में आग लगाई, तो हम भी थोड़ा तो सहयोग कर ही सकते हैं, ठीक है। तो उसने क्या किया, लोगों ने उसके लिए हामी भर दी। इसके बाद उसने एक इनेबलिंग ठीक है, एक इनेबलिंग एक्ट पारित किया। इसके तहत वो क्या बन गया, जो ये जर्मनी है इसका वो शासक बन गया, ठीक है। और इसने ऐसे मतलब इसने अपने आप को शक्तिशाली, इस एक्ट के जरिए इसने जितने भी अधिकार है, चाहे वो कानूनी हो, चाहे वो विधायिका संबंधी हो, जितने भी अधिकार है वो सब अपने आप के अंदर समा लिए। यानी कि अब वही क्या हो गया, जर्मनी का सर्वेसर्वा हो गया, ठीक है। ऐसी स्थिति उसने करी। इससे थर्ड क्या किया उसने कि जैसे वो सर्वेसर्वा हो गया तो उसने क्या किया, एक पुलिस है, गेस्टापो नाम की एक पुलिस है, उसका गठन किया, ठीक है। वैसे तो यहाँ पर पहले से ही पुलिस वगैरह की व्यवस्था थी, लेकिन एक विशेष प्रकार की पुलिस की व्यवस्था उसने की, जिसे गेस्टापो वगैरह कहते हैं। अलग अलग जगह अलग अलग नाम है। उसने क्या किया कि सादे कपड़ों के अंदर पुलिस की व्यवस्था की। उसने कहा कि जो गाँव वगैरह, जो शहर वगैरह है, उनके जो मतलब घर वगैरह है, उनके आसपास आप तैनात रहिए। और कोई भी व्यक्ति अगर हिटलर के बारे में बुरा कहता है, अगर वो इतना भी कहता है कि यार हिटलर जो कर रहा है वो सही नहीं कर रहा है, या हिटलर गलत काम कर रहा है, या हिटलर गलत है, तो अगर वो ऐसा कहता है तो उनको इतने अधिकार दे दिए कि व्यक्ति थोड़ा सा भी कुछ पूछताछ करता है हिटलर के बारे में, उसको तुरंत क्या मार दी जाती थी, गोली मार दी जाती थी। और कुछ लोगों को बंदी बनाकर सीधा गैस चैम्बरों के अंदर मरने के लिए भेज दिया जाता था, ठीक है। ऐसी व्यवस्था उसने कर दी थी। तो लोग पता है एक दूसरे से बात करने के लिए भी डरते थे हिटलर के बारे में। इस प्रकार से उसने तानाशाही प्रारंभ कर दी। उसके बाद में इसने क्या किया कि जो धीरे धीरे इसने कहा कि अब मुझे यहूदियों को, जो यहूदी वगैरह है, उनको अपने जो अपना जो जर्मनी है उससे बाहर निकालना। देखो यहूदियों से वो जो ये लोग हैं क्रिश्चियन वगैरह, ये पहले से चिढ़ते हैं। क्यों चिढ़ते हैं? क्योंकि इनका मानना है कि जो हमारे जो ईसा मसीह है, इनको मारने वाले कौन थे? यहूदी थे। इसलिए यहूदी से तो इनको वैसे ही दुश्मनी थी, ठीक है। यहूदियों को तो ये बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर देना चाहता था। कौन? हिटलर, ठीक है। तो इसने क्या किया कि यहूदियों को कैसे करके हमारे देश से बाहर निकाल के और फिर हम इनको मरवा देंगे, ठीक है। तो इसने क्या किया, सबसे पहले अगर मान लीजिए दो पड़ोसी भी है, चाहे वो किसी भी अलग धर्म के हो, लेकिन फिर भी वो बहुत टाइम से साथ में रह रहे हैं, तो कुछ तो उनके प्रति प्रेम भावना आ जाती है, ठीक है। तो उसको लगा कि अगर मैं अचानक से यहूदियों को यहाँ से बाहर निकाल के मरवा दूँ तो जो मेरे ही लोग हैं वही मेरे विरुद्ध हो जाएंगे। तो उसने क्या किया, धीरे धीरे यहूदियों को धीरे धीरे अपने लोगों से दूर करके और फिर उन सबको मरवा दिया। कैसे किया? तो देखिए सबसे पहले तो उसने क्या किया, जो स्कूल्स वगैरह थे वहाँ पर जो भी यहूदी टीचर्स थे या बच्चे थे, टीचरों को जॉब से निकलवा दिया, ठीक है। और जो बच्चे वगैरह थे उनको भी अलग अलग बिठाया दिया, जैसे भाई जर्मन बच्चे अलग बैठेंगे और यहूदी अलग बैठेंगे। और ये इतना सनकी था, इतना पागल था कि ये पता क्या कहता था कि जो जर्मन लोग हैं ना, मतलब जो जर्मनी जिसके अंदर प्योर जर्मन खून है, जो अपने आप को ये आर्यन कहता था, जर्मन आर्यन कहता था। ये कहता था कि हम सबसे ऊँचे हैं पूरे विश्व में, यूरोप में सबसे ऊँचे, हम सबसे ऊपर है। और सबसे नीचे से बताया किसको? यहूदियों को। और बीच में जितने भी अन्य जो जाति है उनको बीच में रखा, ठीक है। तो आर्यन लोग यानी कि जर्मन लोग सबसे ऊँचे हैं और यहूदी लोग सबसे नीचे, बीच में अन्य जातियाँ हैं। तो हम तो सबसे क्या है, पवित्र है, सबसे शुद्ध जो खून है वो हमारा है, ठीक है। और बाकी जो अन्य है ये नीचे आते हैं, ठीक है। इसने कहा कि जर्मनी के अंदर जो प्योर जो ब्लड, जो जर्मन ब्लड वाले लोग हैं ना, सिर्फ वही रहने चाहिए, ठीक है। और इसने क्या निशान बनाई कि हमारी नीली आंखें होती है और जो सुनहरे बाल होते हैं, यानी कि
सुनहरे बाल होते हैं, यानी कि गोल्डन हेयर होते हैं और नीली हमारी आंखें होती है, ठीक है। तो हम बिल्कुल प्योर आर्यन हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि जो आर्यन, जो जर्मन लोग थे, जो प्योर आर्यन है, तो उनको कहा कि आप है ना प्योर आर्यन जो बच्चे हैं उनको पैदा कीजिए, ठीक है। और जो महिलाएं थी उनको सख्त कर दिया गया कि आप किसी भी नॉन जर्मन जो है उससे शादी नहीं कर सकते, आपको जो असली जर्मन है उसी से शादी करनी होगी, ताकि जो आगे जो वंश है वो अच्छा, जो शुद्ध जर्मन वंश है वो आगे बढ़ सके, ठीक है। इतना ये संघ हुआ करता था, ठीक है। यहाँ तक कि महिलाओं को ज़्यादा बच्चे पैदा करने के लिए तमगे भी दिया करता था, जैसे 4 बच्चे पैदा करने पर ब्रॉन्ज मेडल दिया करता था, और इसके अलावा 6 बच्चे पैदा करने पर सिल्वर, और इसके अलावा 8 बच्चे पैदा करने पर गोल्ड मेडल दिया जाता था, ठीक है। था संघी, बिल्कुल संघी था, ठीक है। और ये महिलाओं को कहता था कि अब मान लीजिए अगर किसी महिला ने अन्य व्यक्ति से जो नॉन जर्मन है उससे शादी कर ली, तो उसको है ना बिल्कुल उसके बाल मुंडवा के उस पर मुँह पर काली पोत कर और उसके गले में पट्टा टाक दिया जाता था, जिस पर लिखा होता था कि मैंने अपना वंश है, जो अपना जर्मन है, उसको क्या किया, कलंकित किया, और ऐसे उसको पूरे वहाँ पर घुमाया जाता था शहर के अंदर, ठीक है। इतना बुरा सलूक उसके साथ किया जाता था। इसके अलावा जो महिलाएं थी, जो ज़्यादा बच्चे पैदा करती थी, उनके लिए फ्री यात्राएं, आजीवन फ्री यात्राएं हुआ करती थी, रेल की, बसों की, इनकी मतलब उनको ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं दी जाती थी, शॉपिंग वगैरह में छूट दी जाती थी, ऐसी व्यवस्था इसने बना रखी थी, ठीक है। ये बात रही कि उसने किस प्रकार से अपने जर्मन जो प्योर, जो ये कहता था जर्मन आर्यन, उनको बढ़ाने का काम किया, ठीक है। दूसरी ओर उसने क्या किया कि एक लाइन इसने लिखी यहूदियों के लिए कि देखिए, यहूदियों को भी धीरे धीरे उनकी मानसिकता ऐसी कर दी कि आप हमसे क्या है, निम्न है, जैसे हमारे करते हैं ना, ब्राह्मण जैसे ऊंची जाति के है, बाकी नीचे जाति के है, तो धीरे धीरे ना यहूदियों को भी ऐसा लगने लगे कि हाँ यार, हम थोड़ा सा क्या है, नीचे है, ये तो बिल्कुल बहुत ही ऊंची जाति के है, हमारा तो छूना भी इनके लिए गलत हो जाएगा, ठीक है। तो उनको भी ऐसा फील करा दिया। तो इसने क्या कहा, इसने एक लाइन लिखी, इसने यहूदियों की एक लाइन लिखी कि यू हैव नॉट राइट टू लिव विथ अस। एक मिनट, मैं इसको सही से लिख देती हूँ ऊपर। यू हैव नॉट राइट, सॉरी, you have no right to live with us as citizen, ठीक है, एज सिटीजन, कि तुम्हारे पास किसी भी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है हमारे साथ में एक नागरिक की तरह रहने का। सबसे पहले इसने ये चीज़ छपवाई, ठीक है। तो यहूदियों को इसने क्या किया कि कहा कि आप जो यहूदी वगैरह है, इनको नागरिक की तरह हमारे साथ रहने का कोई अधिकार नहीं, मतलब जितने भी, इसका मतलब सीधा सा अर्थ था कि नागरिकों को जो अधिकार प्राप्त है वो यहूदियों को प्राप्त नहीं होंगे, ठीक है। पहली चीज़ समझ में आ गई आपको। दूसरा इसने कहा, इसने धीरे धीरे इसको मिटा दिया, ठीक है, इसने मिटा दिया। इसने क्या कहा कि सिटीजन जो है इसको हटा दिया, ठीक है, सिटीजन को हटाया, और फिर इसने कहा कि यू हैव नो राइट टू लिव विद अस, कि भाई तुम्हारे को सिटीजन की तरह तो रहने का हमारे साथ अधिकार ही नहीं है, लेकिन तुम्हारे को हमारे साथ दूसरा उसने क्या किया, तो तुम्हें हमारे साथ रहने का ही अधिकार नहीं है। पहले तो यहूदियों से नागरिक अधिकार छीन लिए गए, ठीक है, जर्मनी की नागरिकता उनसे छीन ली गई, ठीक है। उसके बाद में उनसे कहा कि तुम हमारे साथ रह ही नहीं सकते, भाई तुम नागरिक नहीं हो और ना ही हमारे जैसे, तो तुम्हें हमारे साथ रहने का भी कोई हक नहीं है। तो जैसे ये जर्मनी है ना, तो इस जर्मनी के बिल्कुल इधर कोने के अंदर इनको सब यहूदियों को ले जाकर और उधर इनकी एक अलग ही बस्ती बसा दी कि तुम्हें हमारे साथ ही रहने का कोई हक नहीं है, ठीक है। तो सारे जर्मनी के जो यहूदी वगैरह लोग थे ना, इनको सबको अलग अलग जो शहर होते थे, गांव होते थे, उनमें से जो गेस्टापो पुलिस वगैरह उसने बनाई थी ना, ये सब पकड़ के, जैसे 2 घर है उसके बीच में यहूदियों का घर है, तो वहाँ से उठा के यहूदियों को ले जाते थे, ठीक है। तो इनको ले जाकर ये जो एक दिनहीन बस्ती इन्होंने बना दी थी, बहुत एक गंदी बस्ती हुआ करती थी, खाने की व्यवस्था नहीं थी, रहने की व्यवस्था नहीं थी, लाइट पानी कुछ भी नहीं हुआ करता था यहाँ पर। जहाँ पर लोग जाते वक्त, आधे तो जाते समय मर जाते थे, आधे वहाँ रहते समय मर जाते थे। यहाँ की जर्मनी के जो लोग थे ना, इनको इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। इनको बस ये सोचते थे कि जो ये हिटलर है ना,
बट ठीक है, यहूदी हमारे साथ नहीं रह सकते थे क्योंकि अलग वो अलग है। उनको भी धीरे धीरे से मतलब ऐसे थॉट ही उनकी ऐसी बिठा दी थी। मैं बताऊंगी कैसे उन्होंने इस प्रकार से बना दिया था जो वहाँ के जर्मन थे कि वो खुद भी यहूदियों का साथ नहीं रहते थे फिर, ठीक है। तो उनको ऐसे लगा कि ठीक है यार हमारे साथ नहीं रहते, उनको तो एक अलग बस्ती के अंदर ले जाके वहाँ पर रख रखा है, ठीक है। तो ठीक है वो जिंदा तो है, हमारे साथ नहीं रहते, कोई बात नहीं, ठीक है। तो उनको वहाँ से हटा दिया। तो उसने कहा कि अब तो तुम्हारे को हमारे साथ रहने का भी हक नहीं है। तो बिल्कुल जर्मनी से निकाल कर बिल्कुल जर्मनी की जो सीमा थी उस पर ले जाकर उनको बसा दिया एक अलग बस्ती के अंदर, ठीक है। और इसके अलावा लास्ट में उसने क्या किया, आपको हैरान होगा कि लास्ट में उसने कहा यू हैव नो राइट टू लिव। पहले तो उसने कहा कि तुम्हें हमारे साथ में एक सिटीजन की तरह रहने का कोई हक नहीं है। दूसरा उसने सिटीजन हटा दिया, उसने कहा कि तुम्हें हमारे साथ रहने का ही हक नहीं है। तीसरा उसने क्या कहा कि तुम्हें तो जिंदा रहने का ही कोई हक नहीं है, मतलब कि यू हैव नो राइट टू लिव, यानी कि तुम्हें तो जिंदा रहने का भी कोई हक नहीं है। तो जो उसने ये जर्मनी के यहाँ कोने के अंदर इनको बसाया था ना, तो यहाँ से वो एक ट्रेन लगा देते और यहाँ पर एक गैस चैम्बर उन्होंने बना रखा था बिल्कुल जर्मनी से बाहर, बिल्कुल अलग सुनसान इलाके में। और ये यहाँ से यहूदियों को भर के ले जाते थे इस ट्रेन के जरिए और इन गैस चैम्बरों के अंदर ले जाके इनको मार दिया जाता था, ठीक है। इसकी कानो कान खबर जर्मनियों को तक नहीं हुई थी, यहाँ तक कि जो अन्य राष्ट्र थे वो सब सेकेंड वर्ल्ड वार इस समय चल रहा था, तो किसी भी देश को इस बारे में कुछ पता नहीं था कि जर्मनी के अंदर इतना बड़ा कत्लेआम चल रहा है, ठीक है। ऐसी वहाँ की स्थिति उसने कर दी थी। और जो जर्मनी के जो लोग थे उनको मतलब शिक्षा ही ऐसे देना शुरू कर दिया था उसने कि धीरे धीरे उनके अंदर जो है यहूदियों के प्रति एक बहुत ही गलत भावना आ जाए, वो उनसे नफरत करने लगी। यहाँ तक कि जो 3 साल का बच्चा हुआ करता था उसको हिटलर जो था, जिससे बच्चे पैदा होते थे 3 साल के होते थे, तो एक नियम बना दिया था कि 3 साल का बच्चा होते उसके हाथ में जो झंडा है, इसका हिटलर का झंडा है, वो दे दिया जाएगा। एक लाल कलर का झंडा होता था और उस पर ऐसे स्वास्थ्य का चिन्ह बना हुआ होता था, ठीक है। तो उसने कहा कि ये जो स्वास्थ्य का चिन्ह बना हुआ लाल कलर का झंडा है वो इनके हाथ में 3 साल की उम्र में दे दिया जाएगा, ताकि धीरे धीरे उनको इस चीज़ की आदत हो जाए। 14 साल तक के जो कम उम्र के बच्चे होते थे, 3 से 14 साल के बीच के, उनके लिए अलग ग्रुप बना दिया जिसके अंदर हिटलर और इसकी जो बातें थी वो पढ़ाई जाती थी। हिटलर के प्रति सम्मान रखना, ये सब चीज़ें पढ़ाई, क्रांतिकारी समझ रहे हो व्यक्ति बनाए जा रहे थे। और उसके बाद में 14 वर्ष से अधिक के लिए एक अलग ग्रुप बना दिया गया जिसके अंदर उनको एक सैनिक बनाने की ओर अग्रसर किया जा रहा था, ठीक है। तो उसने ऐसी व्यवस्था स्थापित कर दी थी। और वो जो स्कूलों में बच्चों को पढ़ाते थे, क्योंकि वहाँ से यहूदियों को तो बिल्कुल हटा दिया, अब तो उस स्कूलों में क्या है, सिर्फ जर्मन बच्चे ही है, तो उनको ऐसे पढ़ाते थे कि जो यहूदी है बहुत ही गंदे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा बेकार आदमी होते हैं, ठीक है। और इनसे हमें क्या करना है, दूर रहना है और इनको हमें समाप्त करना है, ठीक है। ऐसी चीज़ें स्कूलों में पढ़ाई जा रही थी, ठीक है। तो ये ऐसी स्थिति थी। लास्ट में क्या हुआ कि जैसे सेकंड वर्ल्ड वार समाप्त हुआ, मित्र राष्ट्रों की जीत हुई और जब इनको पता चला दूसरे राष्ट्रों को, जब उन्होंने जर्मनी में हमला किया तो इसने खुद ने आत्महत्या कर ली और इसने जो वहाँ के लोग थे इनको सबको एक साथ गैस चैम्बरों में डाल के मार दिया यहूदियों को। और वहाँ की ऐसी स्थिति थी कि जब लोग आए उनको पता चला कि हिटलर ने सेकेंड वर्ल्ड वार के आड़ में ऐसा काम किया है, तो उन सबको बहुत दुख हुआ। और ये सब चीज़ें जो उन लोगों के साथ हुई उसके बारे में पता कैसे चला, तो उन्होंने क्या चिट्ठियाँ, जो लोग गैस चैम्बर में मारे जाते थे वो पहले ही छोटी छोटी डायरियाँ थी उसके अंदर लिख के उनके साथ जो कुछ भी होता था उसको वो एक जो दूध की टंकी होती है उसमें डाल के उन्होंने ज़मीन के अंदर दफना रखी थी, जिसको निकाला गया और जो हिटलर ने काम किए उसके बारे में इनको पता चला, ठीक है। तो एक बार हम इसको जो मैंने आपको कहा है वो एक बार हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये कहानी थी, ये मैंने शॉर्ट में समझाई और जिस जिससे हम आगे पढ़ते जाएंगे इसमें पता चलता जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि जर्मनी के अंदर जो नाज़ी है और जो हिटलर है नाज़ीवादी, उन्होंने क्या किया। तो देखिए जैसे सेकेंड वर्ल्ड वार समाप्त हुआ, जो वहाँ का राजा था वो वहाँ से भाग गया और उसके बाद में वाइमर गणराज्य की स्थापना हुई। वाइमर एक जगह का नाम था और वहाँ पर इन्होंने गणतंत्र की स्थापना की, इसलिए वहाँ पर वाइमर गणराज्य इसका नाम हो गया, ठीक है। जो पार्टियाँ थी उन कुछ पार्टियों ने गठबंधन करके वाइमर गणराज्य का गठन किया। 20वीं शताब्दी के शुरुआती सालों में जर्मनी एक ताकतवर साम्राज्य था। उसने ऑस्ट्रिया राज्य के साथ मिलकर, ऑस्ट्रिया जो था वो जो हिटलर था उसका जन्म स्थान था, ठीक है। वो ऑस्ट्रिया का रहने वाला था, बाद में वो जर्मनी के अंदर आ गया था। तो ऑस्ट्रिया साम्राज्य के साथ मिलकर उसने मित्र राष्ट्रों जो जिसमें इंग्लैंड, फ्रांस, रूस और बाद में अमेरिका भी शामिल हो गया था, उसके खिलाफ पहला वर्ल्ड वार लड़ा था। और दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है ये सोचकर इस युद्ध में कूद पड़ी थी कि उन्हें जल्द ही विजय मिल जाएगी। सभी को किसी न किसी फायदे की ये उम्मीद थी और उन्हें अंदाजा नहीं था कि ये युद्ध इतना लंबा खिंच जाएगा। मैंने बताया उनको लगा 3-4 महीने की बात है, लेकिन करते करते 3-4 साल हो गए।
पूरी यूरोप को आर्थिक की दृष्टि से निचोड़ दिया गया, क्योंकि इतना लंबा अगर युद्ध चलेगा तो उनका आर्थिक रूप से भी नुकसान होगा, सैनिक रूप, आर्थिक रूप से, और जो व्यक्ति है वो भी मारे जाएंगे, ठीक है। तो बहुत नुकसान फर्स्ट वर्ल्ड वार के अंदर सभी देशों का हुआ। फ्रांस और बेल्जियम पर कब्जा करके जर्मनी ने शुरुआत में बहुत सारी सफलताएं हासिल की, लेकिन 1917 में जब अमेरिका भी मित्र राष्ट्रों में शामिल हो गया तो इस खेमे को काफ़ी ताकत मिली, और आखिरकार नवंबर 1918 में उन्होंने केंद्रीय शक्तियों को हराने के बाद जर्मनी को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। साम्राज्यवादी जर्मनी के पराजय और सम्राट के पद त्यागने वहाँ की संसदीय पार्टियों को जर्मन राजनीतिक व्यवस्था को नए सांचे में ढालने का अच्छा मौका उपलब्ध कराया। इसी सिलसिले में वाइमर में एक राष्ट्रीय सभा की बैठक बुलाई गई और संघीय आधार पर एक लोकतांत्रिक संविधान पारित किया गया। इस व्यवस्था में जर्मन संसद, यानी कि इसकी संसद का नाम आप याद रखेंगे, राइक्सटाग जो है यहाँ की जो जर्मन संसद है उसका नाम है, उसके लिए जनप्रतिनिधियों का चुनाव किया गया और प्रतिनिधियों के निर्वाचन के लिए वयस्क सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दिया गया था, ठीक है। देखिए जर्मन कैसा भी था, लेकिन फर्स्ट देश था जिसके अंदर महिलाओं, पुरुषों को और सभी वयस्कों को वयस्क सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दिया गया, ठीक है। लेकिन यह नया गणराज्य खुद जर्मनी के बहुत सारे लोगों को रास नहीं आ रहा था। इसकी एक वजह ये थी कि पहले विश्व युद्ध में जर्मनी कि पराजय के बाद विजयी देशों ने उस पर जो कठोर शर्तें थोप दी थी, मित्र राष्ट्रों के साथ वर्साई में हुई शांति संधि जर्मनी की जनता के लिए बहुत ही कठोर और अपमानजनक थी। तो वहाँ के जो खुद जर्मनी के लोग थे, जो ये गणराज्य बना था, वो इसको इसलिए पसंद नहीं करते थे कि उनको ऐसा लगता था कि जब वो वर्साई की संधि हुई तो इससे वाइमर गणराज्य ने उसका विरोध क्यों नहीं किया, ठीक है। जबकि गलती सारी इस वक्त इसके राजा की थी। फर्स्ट वर्ल्ड वार में इसके राजा ने सारी जनता को, सबको इसमें झोंक दिया था, तो खुद तो राजा भाग गया और फिर पीछे से जो बिल्कुल पैदा हुआ था अभी वाइमर गणराज्य, उसके ऊपर सारी शर्तें थोप दी गई। तो बेचारे ये तो खुद ही अभी भी पैदा हुआ है, ठीक है, इसकी क्या गलती थी, लेकिन फिर भी जनता मानती थी कि इतनी बुरी शर्तें तुम्हारे ऊपर थोपी गई तो तुमने कुछ कहा क्यों नहीं, ठीक है। तो सारा दोष किस पर मर दिया गया, वाइमर गणराज्य के ऊपर मर दिया गया। उसमें इस संधि की वजह से जर्मनी को अपने सारे उपनिवेश, जितने भी उपनिवेश थे वो तो सारे आपस में उन्होंने, जो विजित देश थे उन्होंने बांट लिया। इसके अलावा खुद जर्मनी की जो 10% आबादी थी, देखिए याद रखिएगा कि जर्मनी की जो 10% आबादी थी उस पर इन देशों का कब्जा हो गया। 13% भूभाग इनका चला गया। 75% लोहे के भंडार और 26% कोयले के भंडार फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लिथुआनिया के हवाले करने पड़े, ठीक है। तो ये जो विजित देश थे इन्होंने आपस में बांट लिए इनको, और जर्मनी की रही सी ताकत खत्म करने के लिए मित्र राष्ट्रों ने उसकी सेना भंग कर दी और युद्ध अपराध बोध अनुच्छेद, यानी कि जो वार गिल्टी के क्लॉज था उसके तहत में युद्ध के कारण में हुई सारी तबाही के लिए जर्मनी को जिम्मेदार ठहराया गया, ठीक है। इसके एवज में उसे 6 अरब पाउंड का जुर्माना लगाया गया। खनिज संसाधनों वाले जो राइनलैंड था, आपको पता है वर्तमान में हम सभी जानते हैं कि जो अभी हम सब कहते हैं जैसे भारत का राइनलैंड कौन सा है, तो ये बहुत फेमस जगह है कहाँ की, जर्मनी की। ये कोयला वाली जो एक नदी है राइन नदी, और उसके आसपास कोयले के बहुत भंडार पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये राइनलैंड जो है वहाँ की जो आर्थिक व्यवस्था है उसका आधार है, और उस पर भी 20 दशक से दशक में ज़्यादातर मित्र राष्ट्रों का ही कब्जा रहा है। वहाँ की जगह किसकी, जर्मनी की, लेकिन उस पर कब्जा किसका रहा, मित्र राष्ट्र, खास करके फ्रांस का, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। बहुत सारे जर्मनों ने भी न केवल इस हार के लिए बल्कि वर्साई में हुए अपमानजनक व्यवहार के लिए भी जो वाइमर गणराज्य उसको ही जिम्मेदार माना, ठीक है। मैंने भी बताया कि खुद वाइमर गणराज्य ही अभी भी पैदा हुआ था। जब राज्य छोड़ के भाग गया तो उसने उल्टा इसकी स्थिति को संभालने का प्रयास किया, लेकिन जो जनता थी वो उल्टा इसी को ही गलत मान बैठी थी, ठीक है। युद्ध का असर, इस युद्ध ने पूरे महाद्वीप को मनोवैज्ञानिक और आर्थिक और दोनों ही स्तरों पर तोड़ के रख दिया था। यूरोप कल तक जो कर्ज देने वाला महाद्वीप था वो आज कर्जदारों का महाद्वीप बन गया था, ठीक है। क्योंकि भले कोई देश जीता हो, जैसे रशिया जीत भी गया था, लेकिन मैंने आपको रशियन क्रांति पढ़ाई कि उसकी कितनी हालत कितनी बदतर हो गई थी, जबकि वो जीत गया था लेकिन हालत उसकी बदतर हो गई, क्योंकि युद्ध भले दो देशों के बीच में कोई भी जीते कोई भी हारे, लेकिन नुकसान सभी का बराबर हुआ था, ठीक है। विडंबना ये थी कि पूरे साम्राज्य द्वारा किए गए अपराधों का हर्जाना नवजात वाइमर गणराज्य से वसूला जा रहा था, ठीक है। ये बेचारे, इसकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन सारा हर्जाना किस पर थोप दिया गया, वाइमर गणराज्य के ऊपर। इस गणराज्य को युद्ध में पराजय, अपराध बोध, राष्ट्रीय अपमान का बोझ भी सहना पड़ा और हर्जाना चुकाने की वजह से इसके आर्थिक स्तर पर यह अपंग भी हो चुका था, ठीक है। वाइमर गणराज्य के हिमायती जो थे, मतलब जो उसके साइड ले रहे थे वाइमर गणराज्य के, उसमें समाजवादी थे, कैथोलिक थे, डेमोक्रेट थे, और इन सभी ने इसको सांत्वना दी कि ठीक है तुम्हारी कोई गलती नहीं है और हम तुम्हारे साथ हैं, ठीक है। और जो रूढ़िवादी थे, जो पुरातनवादी थे ना, वो राष्ट्रवादी मिथकों की आड़ में उन्हें तरह तरह के हमलों का निशाना बनाया। यानी कि जो रूढ़िवादी थे वो भी वो वाइमर जो गणराज्य है इसका विरोध करते थे, और जो इसका समर्थन करते थे ना उनको भी ये तरह तरह की बातें सुनाते थे, और उनको क्या कहते थे, नवंबर के अपराधी कहते थे। क्या कहते थे, नवंबर के अपराधी कहते थे कि तुम तो गए वहाँ पर और वहाँ वर्साई की मेरों में अपनी बेइज्जती कराकर आ गए, ठीक है। और खुलेआम उनका मजाक उड़ाया जाता था।
उन्हें क्या कहते थे, नवंबर के अपराधी कहा जाता था। ठीक है, पहले महायुद्ध ने यूरोपीय समाज और राजनीतिक व्यवस्था पर अपनी गहरी छाप छोड़ दी। सिपाहियों को आम नागरिकों के मुकाबले ज़्यादा सम्मान दिया जाने लगा, यानी कि जो अन्य व्यक्ति थे उन्होंने सिपाहियों की, जो वहाँ के व्यक्ति, जो वाइमर गणराज्य, उसके बजाय जो सिपाही थे ना, उनको आम नागरिकों ने ज़्यादा सम्मान दिया, क्योंकि वो कहते थे कि भले हम हार गए लेकिन फिर भी जो हमारे सिपाही वगैरह है इन्होंने बहुत अच्छे से मतलब अच्छे लड़े और इन्होंने एक अच्छे व्यक्ति की तरह, मतलब एक मर्द की तरह इन्होंने काम किया है। ठीक है, तो राजनेता और प्रचारक इस बात पर जोर देने लगे, जो प्रचारक थे, जो राजनेता थे, इस बात पर जोर देने लगे कि पुरुषों को आक्रामक दिखना चाहिए, ताकतवर दिखना चाहिए और मर्दाना गुण वाले होना चाहिए। ठीक है, और इस वजह से वो सैनिकों को ऐसा दर्शाते थे कि मतलब इतना महिमा मंडन करते थे, जबकि सैनिकों की अगर असल हालत पूछ ली जाए तो उन्हीं को ही पता है बेचारों को उनके साथ क्या होता था। जबकि ये है ना, उनको हीरो बनाने के लिए ऐसी ऐसी मतलब फोटो रिलीज करते थे कि जैसे युद्ध बंकर वगैरह होते थे, उसके अंदर जब ये सैनिक होते थे, ये इनके ऊपर गैस के गोले आके गिर रहे हैं, ये मर रहे हैं, आसपास जो शवों को खाने वाले चूहे हैं वो घूम रहे हैं, फिर भी ये मर्दों की तरह वहाँ पर डटे हुए हैं, ऐसी ऐसी फोटो दिखाई जाती थी। जबकि असल जो जिंदगी बेचारी सैनिकों से पूछा जाता था तो वो मतलब डरे हुए रहते थे, सहमे हुए रहते थे कि उनको पता कैसे हम अपने ही जो साथी थे उनको मरते हुए देखते थे, कैसे हम उन चूहों के साथ रहते थे। मतलब इनकी ज़िंदगी सिर्फ सैनिक ही जानते थे, बाकी सब लोग इनका महिमा मंडन कर रहे थे। ठीक है, लेकिन सच्चाई ये थी कि सिपाही इन खंदकों में जो बंकर वगैरह होते थे उनमें बड़ी दयनीय जिंदगी जी रहे थे और लाशों को खाने वाले जो चूहे होते थे उनसे घिरे रहते थे। जहरीले गैस और दुश्मनों की गोलाबारी की बहादुरी से सामना करते हुए भी उनके साथियों को पल पर मरते हुए वो देखते थे। सार्वजनिक जीवन में आक्रामक फौजी प्रचार और राष्ट्रीय सम्मान और प्रतिष्ठा की चाह के सामने बाकी सारी चीज़ें गौण हो गई। जबकि हाल ही में सत्ता में आए नए रूढ़िवादी तानाशाहों को व्यापक जन समर्थन मिलने लगा था। उस वक्त लोकतंत्र एक नया और बहुत ही नाजुक विचार था। ठीक है, बहुत सालों तक जिसमें राजतंत्र रहा हो, अचानक से वहाँ पर लोकतंत्र की स्थापना हुई तो बहुत ही नाजुक था। और परिस्थितियाँ, सबसे बड़ी बात कि उनकी परिस्थितियाँ उनके पक्ष में नहीं थी। ठीक है, ऐसे में वो बहुत ही नाजुक था और दोनों महायुद्धों के बीच में यूरोप में फैली अस्थिरता का सामना नहीं कर पाया। ठीक है, कौन, वाइमर गणराज्य। इसलिए तो फिर उसको हटाकर जो हिटलर है वो सर्वेसर्वा बन गया था। ठीक है, राजनीतिक रेडिकलवाद यानी कि आमूल परिवर्तनवाद और आर्थिक संकट, मैंने इसका अर्थ और बहुत अच्छे से समझाया कि जो आमूल परिवर्तनवादी या रेडिकलवादी थे ये क्या विचारधारा रखते थे, इसके बारे में आपको पहले बताया। जिस समय वाइमर गणराज्य की स्थापना हुई उसी समय रूस में बोल्शेविक क्रांति हुई थी, आपको सबको मैंने पढ़ाया था। और वहाँ पर स्पार्टकिस्ट लीग के जो व्यक्ति थे अपने क्रांतिकारी विद्रोह की योजनाओं को अंजाम देने लगे थे। कहाँ पर, जर्मनी के अंदर। बहुत सारे शहरों में मजदूरों और नाविकों की सोवियतें बनाई गई थी। बर्लिन के राजनीतिक माहौल में सोवियत किस्म की शासन व्यवस्था की हिमायती के नारे गूंज रहे थे। यानी कि उन्होंने देखा कि वाइमर गणराज्य बहुत ही कमजोर हो रहा है, तो जो सोवियत, मैंने बताया ना, साम्यवादी का चारों ओर प्रचार प्रसार होने लगा था। तो जो साम्यवादी विचारधारा के लोग थे वो यहाँ पर सोवियत जो है सरकार बनाने के लिए अपने प्रचार प्रसार कर रहे थे। ठीक है, इसलिए समाजवादी, डेमोक्रेट और कैथलिक गुटों ने वाइमर में इकट्ठा होकर इस प्रकार की शासन व्यवस्था के विरोध में एक लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना का फैसला लिया। और आखिरकार वाइमर गणराज्य ने पुराने सैनिकों के फ्री कोर कौन से गठन के साथ मिलकर फ्री कोर नामक संगठन की मदद से इस विद्रोह को कुचल दिया। यानी कि जो सोवियत विद्रोह हुआ था ना यहाँ पर, जो अपने सोवियत सरकार बनाना चाहते थे, तो जो वहाँ का वाइमर गणराज्य था उसने इसका सामना किया और इसको क्या दिया, इसको मात दे दी। ठीक है, इस पूरे घटनाक्रम के बाद जो स्पार्टकिस्ट थे ना, जो सोवियत थे, उसने जर्मनी के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी की नींव डाली थी। इसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी जो है, समाजवादी, एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हो गए। ठीक है, तो दो पार्टियां उभर कर आ गई यहाँ पर, एक तो सोवियत यानी कि जो साम्यवादी पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी, और एक समाजवादी पार्टी, और दोनों एक दूसरे की कट्टर दुश्मन थी और हिटलर के खिलाफ कभी भी साझा मोर्चा नहीं खोल सकती थी। तो ये दो पार्टियां थी, दोनों एक दूसरे की कट्टर थी, ये कभी भी मिलजुल कर काम नहीं कर पाई। इसी वजह से हिटलर को क्या मिली, शय मिली और वो यहाँ का तानाशाह बन गया। ठीक है, हिटलर दोनों ही पार्टियों को पसंद नहीं करता और लास्ट में पता है उसने दोनों ही पार्टियों के जितने भी राजनेता थे उन सबको मरवा दिया। क्रांतिकारी और उग्र राष्ट्रवादी दोनों ही खेमे रेडिकल समाधानों के लिए आवाज़ उठाने लगे। और इसके बाद में राजनीतिक रेडिकलवादी विचारों को 1923 के आर्थिक संकट से और बल मिला और जर्मनी में पहला विश्व युद्ध मोटे तौर पर कर्ज लेकर लड़ा था। जो जर्मनी थे इन्होंने ऑलरेडी कर्ज लेकर फर्स्ट वर्ल्ड वार लड़ा, उसके बाद में इस पर 6 अरब पौंड का भी उल्टा और जुर्माना लगा दिया। तो एक तरफ कर्ज, एक तरफ जुर्माना, और दोनों ही इसको देने थे। और जितनी भी स्वर्ण मुद्राएं थी वो उसने सब हर्जाने में भर दी। तो इस प्रकार से वो दोहरे बोझ के नीचे दब गया था। ठीक है, और
1923 में जर्मनी ने कर्ज और हर्जाना चुकाने से इनकार कर दिया। इसके जवाब में जो फ्रांसी थी उसने क्या किया, इसका जो राइनलैंड था, जो प्रमुख औद्योगिक नगर था, उस पर कब्जा कर लिया और जितना भी विशाल कोयले का भंडार था, जो विशाल कोयले का भंडार वाला इलाका राइनलैंड था, उस पर फ्रांस का कब्जा हो गया और जर्मनी ने इसका कोई विरोध नहीं किया, क्योंकि उसके पास अब विरोध करने को कुछ रहा ही नहीं, ना तो उसके पास चुकाने के लिए पैसे थे। तो फ्रांस ने क्या किया, उसके राइनलैंड पर कब्जा कर लिया। ठीक है। इसके बाद में जर्मनी ने क्या किया कि जो मुद्रा थी, बड़े पैमाने पर जो कागजी मुद्रा है उसको छापना शुरू कर दिया। अब इतनी स्थिति हो गई कि उसके पास मुद्रा रही नहीं, जो स्वर्ण भंडार था वो भी उसने हर्जाने में चुका दिया। तो उसने क्या, बड़े पैमाने पर मुद्रा छापना शुरू कर दिया। अब जर्मन सरकार ने इतने बड़े पैमाने पर मुद्रा छापा कि मुद्रा का मूल्य ही गिर गया। ठीक है। अप्रैल में देखिए, एक बार आप देखिए इसको कि अप्रैल के अंदर जो अमेरिकी डॉलर की कीमत थी, मतलब $1 की कीमत, जो यहाँ की मुद्रा थी इसका नाम था मार्क, ये भी आप याद रखेंगे, यहाँ की मुद्रा का नाम क्या था, मार्क है। तो अमेरिकी डॉलर की कीमत में $1 की कीमत यहाँ पर 24,000 मार्क हो गई थी अप्रैल में। ठीक है। इसके बाद में जुलाई के अंदर ये जो है 3,53,000 तक इसकी जो कीमत है वो पहुंच गई मार्क की। ठीक है। अगस्त आप छोड़ दीजिए, फिर भी दिसंबर में आते आते ये कितनी हो गई, $9,88,60,000 तक इसकी कीमत हो गई। सोच के देखिए कि एक जो अमेरिकी डॉलर है उसकी कीमत कितनी ज़्यादा हो गई। इतनी मुद्रा इसने छाप दी थी जिसकी कीमत ही, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं रह गई। ठीक है। इस तरह $1 में खरबों मार्क मिलने लगे, जिससे मार्क की कीमत गिरती गई। जरूरी चीज़ों की कीमतें जो है आसमान छूने लगी। आप इधर एक फ़ोटो दिखा रखी है, इसमें नहीं है, ऊपर है वो फ़ोटो, ये देखिए, ये दिखाती हूँ मैं आपको। ये फ़ोटो है, इसके अंदर जो पाव रोटी यानी कि जो ब्रेड लेने जाते थे उसके लिए बैग भर भर के नोट लेके जाने पड़ते थे एक ब्रेड खरीदने के लिए। ठीक है। कितना अजीब लगता है, सोचिए आज आप एक ब्रेड लेने जा रहे हो, उसके लिए 4-5 थैले भर के लेके जा रहे हैं नोटों के, यानी कि इतनी इसकी कीमत हो चुकी थी। ठीक है। इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। तो लोग बैलगाड़ियों के अंदर क्या करते थे, नोट भरकर लेके जाते थे और इसको क्या नाम दिया गया, अति मुद्रास्फीति नाम दिया गया। ये सिर्फ हमदर्दी और हंसी के पात्र बन के रह गई थी जर्मनी पूरी दुनिया के सामने। ठीक है। जर्मनी को इस संकट से निकालने के लिए जो अमेरिकी सरकार है उसको बहुत दया आ गई और उसने एक योजना बनाई। उसको योजना का नाम आपसे पूछा जा सकता है कि क्या योजना बनाई, डोप्स योजना बनाई। भाई उस वक्त अमेरिका ही सबसे ताकतवर देश था, पूरे विश्व के अंदर बन गया था। ठीक है। तो अब उसी की ओर उसकी नजरें थी, तो उसने ठीक है थोड़ी दया आई, उसने दया दिखाई और उसने एक योजना बनाई, एक शॉर्ट टाइम लोन दिया। उसने कहा कि इस लोन को आप अच्छे उद्योग धंधों में लगाओ जिससे आपकी इनकम हो सके और उस इनकम से आप खुद का भी पेट पाले और हमारा भी कर्जा चुकाए। ठीक है। तो उसने जो योजना चलाई उसका नाम था डोप्स योजना। इस योजना में जर्मनी के आर्थिक संकट को दूर करने के लिए और हर्जाने की शर्तों को दोबारा तय किया और फिर जो उसका हर्जाना था उसको भी उन्होंने दोबारा तय किया, थोड़ी सी उसको रियायत भी दे दी। ठीक है। तो अमेरिका ने ठीक है थोड़ा सा उस पर दया दिखाई। फिर क्या हुआ कि अब जो दया दिखा रहा था उसके ही ऊपर उल्टा पड़ गया, यानी कि उसके खुद के घर के अंदर मंदी आ गया। आप सोचिए कि कोई लोन देने वाला बेचारा उसके खुद के घर में ही खाने को पैसे दिए तो वो लोन क्या देगा। ठीक है। तो ऐसी स्थिति अमेरिका की आ गई, यानी कि 1924 से 28 तक तो उसने जर्मनी की खूब सहायता की। ठीक है। तो आपसे पूछिए कि डोप्स योजना कब से कब तक रही लागू, तो 24 से 28 तक रही थी और इस स्थिरता ने मानो रेत के ढेर पर खड़ी थी, क्योंकि स्थिरता अचानक से ढह गई जैसे ही अमेरिका के अंदर आर्थिक संकट आया। तो जर्मनी निवेश और औद्योगिक गतिविधियों में सुधार मुख्यतः अमेरिका से ले गए अल्पकालिक कर्जों पर आश्रित था और जैसे ही 1929 में वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज, ये जो अभी हम विश्व का भी सबसे बड़ा शेयर मार्केट इसको कह सकते हैं और अमेरिका का जो शेयर मार्केट है उसका नाम है वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज। ठीक है। उसका नाम है 1929 में धराशायी हो गया और जर्मनी को मिल रही जितनी भी मदद थी वो रातों रात बंद हो गई। ठीक है। कीमतों में गिरावट की आशंका को देखते हुए धड़ाधड़ लोग जो है अपने जो शेयर खरीद रहे थे उनको बेचने लगे और देखते देखते 24 सितंबर को केवल एक दिन में 1.3 करोड़ शेयर बेच दिए गए। ठीक है। ये आर्थिक महामंदी की शुरुआत जो है 1929 तक 32 तक रही। तो महामंदी कब तक रही, ये 1929 से लेकर 32 तक रही और 3 सालों के अंदर अमेरिका की जो आय है, सोचिए सिर्फ 3 साल के अंदर जो अमेरिका की जितनी भी नेशनल इनकम थी वो घटकर आधी रह गई। कितनी आधी रह गई, सोचिए। जहाँ मतलब मान लीजिए 1,000 थी तो उसके घटकर 500 ही रह गई। इतनी अचानक से इतनी गिरावट आ गई। ठीक है। निर्यात गिरता जा रहा था, किसानों की हालत खराब हो गई थी, सट्टेबाज बाजार से पैसा खींचते जा रहे थे और अर्थव्यवस्था में आर्थिक मंदी का असर पूरी दुनिया में होने लगा, क्योंकि पूरी दुनिया किस पर डिपेंड थी, अमेरिका पर डिपेंड थी। ठीक है। इस मंदी का सबसे बुरा प्रभाव जर्मन अर्थव्यवस्था पर पड़ना ही है, क्योंकि जर्मनी किस पर डिपेंड था, पूरा अमेरिका पर डिपेंड था। 1935 में जर्मनी का औद्योगिक उत्पादन 1929 के मुकाबले केवल 40% रह गया। मजदूर या तो बेरोजगार होते जा रहे थे, उनके वेतन काफ़ी गिर चुका था। 60 जो बेरोजगारों की संख्या है वो 60 लाख तक पहुंच चुकी थी। जर्मनी की सड़कों पर ऐसे लोगों की तादाद दिखाई देने लगी जो गले में पट्टा टांग कर खड़े रहते थे कि आप मैं कोई भी काम करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है।
ऐसे वहाँ की बेरोजगार लोगों की स्थिति हो गई थी। और बहुत सारे लोग थे जो ताश खेलने, क्योंकि काम नहीं रहता तो लोग ताश खेलने लग जाते थे, नुकड़ों पर झुंड लगाए रहते थे। यहाँ तक कि जो वहाँ पर जो अपराध है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, लोग लूटमार करने लगे थे। जब काम नहीं होगा तो लोग ऐसे ही काम करेंगे, ठीक है। तो खत्म धीरे धीरे क्या वहाँ पर आपराधिक जो गतिविधियाँ बढ़ती जा रही थी। लोगों को गहरी बेचैनी और डर पैदा होने लगा था, जिससे मुद्रा का अवमूल्यन होता जा रहा था। मध्य वर्ग, खासतौर पर वेतनभोगी कर्मचारी, पेशेंदारी भी, जो पेशेंदारी वगैरह थी उनकी बजट भी सिकुड़ती जा रही थी। कुल मिलाकर वहाँ की जो अर्थव्यवस्था थी वो बिल्कुल डगमगा चुकी थी, ठीक है। वहाँ पर लोगों के लिए पता है सोने के लिए व्यवस्था नहीं होती थी। तो देखिए एक चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ, ये लाइन के अंदर व्यक्ति खड़े हैं सोने के लिए, ठीक है। इनके घर बार जा चुके हैं, काम धंधा नहीं है, ठीक है। ये लोग बेघर लोग हैं और ये सोने के लिए यहाँ पर लाइन में कतार में होकर खड़े हैं। सोचिए एक कमरा है, उसके अंदर बिल्कुल 5 सटा के रस्सियाँ लगी हुई है, उन पर इनको खड़े खड़े सोना है, उसके लिए भी इतनी लंबी कतार है, ठीक है। और ये कैसे सो रही है, देखो ऐसे रस्सियाँ लगा दी जाती थी और ये इस पर खड़े खड़े सोते थे ऐसे लटक के, ठीक है, जैसे कोई आदमी मरे हुए हो जैसे, ठीक है। इतनी बुरी इनकी स्थिति हो चुकी थी इसकी जर्मनी वालों की, ठीक है। अब राजनीतिक स्तर पर क्या हुआ कि वाइमर गणराज्य खुद भी एक बिल्कुल नवजात शिशु की तरह था, जो भी पैदा हुआ ही था, वो इस व्यवस्था को झेल नहीं पाया। और वाइमर साम्राज्य में कुछ ऐसी कमियां भी थी जिसकी वजह से गणराज्य कभी भी अस्थिरता और तानाशाही का शिकार बन सकता था। एक सबसे बड़ी कमी थी आनुपातिक प्रतिनिधित्व की, क्योंकि वहाँ पर किसी भी सरकार को बहुमत नहीं मिल रहा था। तो वहाँ पर क्या जो है मिलीजुली सरकारें बन रही थी, यानी कि गठबंधन की जो सरकारें हैं वो सत्ता में आ रही थी। और दूसरी समस्या थी कि जो अनुच्छेद 48 था, जिसे हमारे 123 है ना अध्यादेश वाला, वो सेम यहाँ पर अनुच्छेद कौन सा था 148। इसकी वजह से जो राष्ट्रपति आपातकाल, कभी भी राष्ट्रपति आपातकाल लगा देते थे, ठीक है, और नागरिक अधिकार छीन लिए जाते थे। और ये अध्यादेश इतने ज़्यादा बढ़ गए थे कि हर जब चाहे मन चाहे अध्यादेश लगा दिया। अपने छोटे से जीवन काल में वाइमर गणराज्य 20 मंत्रिमंडलों के हाथ में रह चुका था और उसकी औसत अवधि जो है 239 दिन से भी ज़्यादा नहीं रह पाती थी। इस दौरान इस अनुच्छेद जो था इसका बहुत ही गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया और इनकी वजह से जो ये लोकतांत्रिक सरकार थी इस पर जनता का विश्वास जाता रहा, ठीक है। और कोई भी इसका समाधान जो है नहीं खोज पा रहा था, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या हुआ, फिर हिटलर का उदय हुआ। तो वाइमर गणराज्य बिल्कुल कमज़ोर हो चुका था, ठीक है। और एक तरफ जर्मनी की हालत बिल्कुल नासूज हो चुकी थी। इसके अलावा अमेरिका की जो सहायता थी वो बंद हो चुकी थी। अब हुआ हमारे हिटलर का उदय, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अर्थव्यवस्था और राजनीतिक और समाज में गहराते संकट ने हिटलर को सत्ता में पहुंचने का रास्ता साफ कर दिया। 1889 में जो ऑस्ट्रिया है उसमें हिटलर का जन्म हुआ था और बहुत ही युवा अवस्था में वो बहुत ही गरीबी से उन्होंने गरीबी गुजारी थी। बचपन में ये पेंटर बनना चाहते थे, ठीक है, लेकिन क्योंकि ये बहुत गरीब थे, खाने को रोटी नहीं होती है, तब ख्वाहिशें नहीं बल्कि ज़रूरत देखी जाती है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि धीरे धीरे अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए, जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरुआत हुई, सेना में भर्ती हो गए, ठीक है। तो ये फर्स्ट वर्ल्ड वार की शुरुआत में ही फौज में भर्ती हो गए और भर्ती के बाद उन्होंने अग्रिम मोर्चे पर संदेश वाहक का काम किया। मैंने आपको बताया मैसेंजर का काम इन्हें मिला था और इसके बाद में वो कॉर्पोरल बने और बहादुरी के लिए उनको बहुत सारे तमगे दिए गए थे, ठीक है। बहुत बहादुर व्यक्ति हुआ करते थे। जर्मन सेना की पराजय ने तो उनको हिलाकर रख दिया, लेकिन वर्साई की संधि ने तो उनको आग बबूला ही कर दिया था। मतलब वो इतने गर्म स्वभाव के आदमी थे कि जैसे उनको पता चला कि जर्मनी पर बहुत ही अपमानजनक संधि थोपी गई तो वो आग बबूला होकर उन्होंने कहा कि अब तो मैं इससे जो मित्र राष्ट्रों से इसका बदला जरूर लूँगा, ठीक है। 1919 में उसने जर्मन वर्कर्स पार्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जर्मन वर्कर्स पार्टी, इसकी सदस्यता ले ली 1919 में, ठीक है। और इसके बाद में वो इस संगठन में उन्होंने अपना नियंत्रण कायम कर लिया। जरूर उनकी कुछ ऐसी योग्यताएं रही होगी, धीरे धीरे वो इसके नेता बन गए, ठीक है, इसके मुख्य नेता बन गए। और इस पार्टी का नाम क्या हो गया, नेशनल सोशलिस्ट पार्टी। स्टार्टिंग में नाम था जर्मन वर्कर्स पार्टी, बाद में क्या हो गया, नेशनल सोशलिस्ट पार्टी, ठीक है। और इसी पार्टी को बाद में नाज़ी पार्टी के नाम से जाने लगा, ठीक है। तो जर्मन वर्कर्स पार्टी थी जिसको बाद में उसने नाज़ी पार्टी यानी कि जो एक इसका तानाशाही पार्टी थी उसके रूप में दे दिया था किसने, हिटलर ने, ठीक है। 1923 में हिटलर ने बवेरिया पर कब्जा किया, बर्लिन पर चढ़ाई की और सत्ता पर कब्जा करने की योजना बनाई थी। देखिए 1919 में पार्टी के सदस्य थी और 1923 में इसने बहुत बड़ा कदम उठा लिया, इस पर सत्ता पर कब्जा करने की इसने योजना बना ली, ठीक है। बर्लिन पर हमला कर दिया और इस दुस्साहसिक योजना में वो असफल रहा और उसको गिरफ्तार कर लिया गया। कहा जाता है कि अगर हिटलर को इस समय अगर सही से लोगों ने टैकल किया होता, जो वहाँ की जो संविधान जो की सरकार थी ना, उसने अगर इस वक्त हिटलर को दबा दिया होता तो शायद जो सेकेंड वर्ल्ड वार नहीं होता और शायद जो ये हिटलर है वो इतने भयानक कार्य नहीं करता, ठीक है। अगर उसी वक्त
वक्त इसको दबा दिया होता तो। उसको गिरफ्तार किया गया, देशद्रोह का आरोप उस पर लगाया गया, लेकिन उसको जल्दी रिहा कर दिया गया। ठीक है, इसके बाद में राजनीतिक खेमा 1930 के दशक में शुरुआती सालों तक जनता को बड़े पैमाने पर अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाया था, लेकिन महामती के दौर में नाथसीवाद ने एक जन आंदोलन का रूप ग्रहण कर लिया। जैसा कि हम पहले देख चुके हैं कि 1929 में जो सब बैंक वगैरह सब दिवालिया हो चुके थे, भूखमरी थी, बेरोजगारी थी, लाचारी थी चारों तरफ, तो नाथसी जो था ना, नाथसी पार्टी, इसने एक प्रोपेगेंडा बनाया, एक योजना बनाई इसने, और इसने इतना प्रचार प्रसार किया अपनी पार्टी का, बड़ी बड़ी योजनाएं दी। जैसे आजकल होती है ना, राजनीतिक पार्टी होती है कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, जैसे हम पार्टी में आएंगे तो हम ये फ्री में ये देंगे, फ्री में वो देंगे। तो ऐसे ही इसने भी बहुत लोगों के कहते हैं ना, दुखती रक्त जो होती है उस पर उसने फ़ायदा उठाया, और इसने लोगों को कहा कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में हमारे साथ जो भी अपमानजनक चीज़ें हुई, हम उसका सबका बदला लेंगे, हम जर्मनी को यूरोप की नंबर 1 देश बना देंगे, पूरे विश्व पर हम कब्जा कर लेंगे। ऐसी बड़ी बड़ी चीज़ें इसने बनाई, और क्योंकि ये खुद एक सैनिक था तो सैनिकों के प्रति तो वैसे भी जनता के मन में बहुत अच्छी छवि पहले ही बनाई हुई थी, तो इसने बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें, बहुत बड़े बड़े वादे किए। ठीक है, और एक प्रचार प्रसार की एक विशेष टेक्निक बनाई थी। मुझे लगता है कि शायद यहीं से ही जो ये प्रचार प्रसार की टेक्निक है ये आज के विश्व में उभर कर आई है। इसने बड़े बड़े पोस्टर छपवाए, ठीक है, और एक विशेष प्रकार से, किस प्रकार से हिटलर आएगा तो एक विशेष प्रकार से हम उसका अभिवादन करेंगे, विशेष प्रकार से तालियां बजाएंगे। ऐसे इसने अपनी एक विशेष प्रकार की योजना बनाई, ठीक है, जिसे नाजी प्रोपेगेंडा कहा जाता है। ठीक है, 1929 में नाजी पार्टी को जर्मन संसद जो थी राइक्सटाग, इसके लिए चुनाव में महज 2.6 वोट मिले थे। लेकिन सोचिए, इसका जो प्रचार प्रसार इतना ताकतवर था कि 1932 तक आते आते इसको 37% वोट मिले। हिटलर जबरदस्त वक्ता था, बोलने में तो ये मतलब खतरनाक था, और उसका जोश इतना था कि उसके जो शब्द थे वो लोगों को हिलाकर रख देते थे। मैंने कहा इसका प्रचार प्रसार, उसकी भाषा, इसके भाषण इतने शक्तिशाली थे कि इसने धीरे धीरे जनता को अपने वश में कर लिया। ठीक है, और इसने वर्साई में जो नाइंसाफ़ी हुई थी उसका प्रतिशोध लेना और जर्मन समाज की खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस लाने का आश्वासन दिया। अब सोचिए, हमारे देश के साथ कभी ऐसा हो तो जब भी कोई ऐसा व्यक्ति हमें ऐसा कह दे कि हम तो हमारे वापस भारत देश को ऐसा खड़ा कर देंगे, जितना भी उसका अपमान हो उसका बदला लेंगे, तो हम सब में जोश बढ़ जाता है। भले वो सामने वाला आदमी सही हो गलत हो, हम उसका क्या देंगे, साथ देंगे। बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा ही यहाँ पर हुआ था। ठीक है, उसका वादा था कि वह बेरोजगारों को रोजगार देगा, नौजवानों को सुरक्षित भविष्य देगा, और उसने सारे आश्वासन दिए जो विदेशों की जो साजिश है उसका मुझे तोड़ जवाब देंगे। अब देखिए कुछ फोटो यहाँ पर दी गई है, ये इसका नाजीवादियों का झंडा हुआ करता था। ठीक है, और देखिए कितनी पब्लिक है, मतलब आप देख सकते हैं बिल्कुल चींटियों की तरह इतनी पब्लिक थी। ये उसकी रैलियों में शामिल हुआ करती, बड़ी बड़ी रैलियाँ निकलवाता था ये, पैसे दे देकर लोगों को भ्रमित करके बड़ी बड़ी। और जैसे रैलियाँ निकलती लोग सोचते हाँ यार, अगर इतनी बड़ी रैलियाँ इतने लोग जा रहे हैं तो जरूर उस आदमी में कुछ बात होगी। ठीक है, तो फिर लोग भी उसके पीछे पीछे चल पड़ते थे। ठीक है, और उसके भाषण सुनने चले जाते थे। तो ऐसे बहुत ही बड़ी तादाद के अंदर हिटलर जो है भाषण दिया करता था, उसकी रैलियाँ निकलती थी, विशेष प्रकार के सैनिक रखता था ये, और इसने विशेष प्रकार के अभिवादन का तरीका भी खोजा था कि एक 45 डिग्री के एंगल पर हाथ रखकर आप हिटलर का अभिवादन करेंगे, बिल्कुल ऐसे। ठीक है, ये फोटो में दिखाया हुआ है 45 डिग्री पर हाथ रख के। ठीक है, तो ये ऐसी स्थिति इसने पैदा की थी। उसके बाद इसने क्या किया कि स्वास्थ्य के छपे लाल झंडे, नाथसी सैल्यूट जैसे 45 डिग्री पर हाथ रखते थे ना, वो वैसे भाषणों का एक खास अंदाज, खास प्रकार की तालियों की गड़गड़ाहट, और वो सारी चीज़ें शक्ति प्रदर्शन का हिस्सा थे। ठीक है, धुआंधार इसने प्रचार प्रसार किया। हिटलर क्या बन गया, मसीहा बन गया। ठीक है, हिटलर क्या बन गया, मसीहा बन गया। बहुत ही आकर्षक छवि उसकी उभर कर आई, और इसके बाद में जिसकी प्रतिष्ठा गर्व का एहसास चकनाचूर हो चुका था, और जो एक भीषण आर्थिक और राजनीतिक संकट से गुजर रहा था। ठीक है, ये जर्मनी की हालत की बात की गई है। लोकतंत्र का ध्वंस, अब जो हिटलर था उसने अपने हाथ में लिया, और वहाँ पर जो लोकतांत्रिक सरकार थी उसका विध्वंस हो गया। कब, 30 जनवरी 1933 को राष्ट्रपति जो हिंडनबर्ग था उसने हिटलर को चांसलर का पद दे दिया। चांसलर मतलब पीएम, चांसलर का मतलब पीएम यानी कि प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो पूछ सकते हैं कि हिटलर प्राइम मिनिस्टर कब बना, 30 जनवरी 1933 को हिटलर क्या बन गया, प्राइम मिनिस्टर बन गया। ठीक है, और किसने, उसको राष्ट्रपति कौन था, हिंडनबर्ग। ये मंत्रिमंडल में सबसे शक्तिशाली पद हुआ करता था। तब तक नाजी पार्टी रूढ़िवादियों को भी अपने उद्देश्यों से जोड़ चुकी थी। ठीक है, सत्ता हासिल करने के बाद हिटलर ने लोकतांत्रिक शासन की संरचना और संस्थाओं को भंग करना शुरू कर दिया। ठीक है, क्योंकि जैसे उसके हाथ में सत्ता आई, उसने बिल्कुल धीरे धीरे और बहुत ही जल्दी में सारे काम निपटा दिया। सबसे पहले उसने लोकतांत्रिक शासन की जो भी संस्था थी, जो संस्थाएं थी, जैसे संसद है, उसको समाप्त करना शुरू कर दिया। मैंने बताया उसने फरवरी के अंदर, देखिए 30 जनवरी को तो ये बना है पीएम, और फरवरी महीने में उसने जर्मनी संसद में आग लगवा दी। ठीक है,
जर्मनी संसद में एक भवन में हुए रहस्यमय अग्निकांड में उसका रास्ता और आसान हो गया। उसने आग लगवा दी और उसने फिर उसको क्या किया, मैंने बताया जैसे आपको पूरी कहानी, फिर उसने सारे लोगों के अधिकार छीन लिए। 28 फरवरी 1933 को एक अध्यादेश उसने जारी किया जिसे फायर डिग्री कहा गया। इसके जरिए उसने अभिव्यक्ति, प्रेस और सभा की जो क्या कहते हैं अधिकार है, जो नागरिक अधिकार थे, उनको अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया। नागरिकों ने भी उसका सहयोग किया क्योंकि वो भी चाहते थे कि संसद के जो अपराधी वो पकड़े जाए। ठीक है, वाइमर साम्राज्य संविधान में इन अधिकारों को काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था, जबकि जब वाइमर साम्राज्य था ना तब ये सारे अधिकार लोगों को अच्छे से प्राप्त थे। ठीक है, इसके बाद हिटलर ने जो उसके कट्टर शत्रु थे, जो कम्युनिस्ट और समाजवादी थे ना, उनको निशाना बनाया और रातों रात उनको कंसंट्रेशन कैंप, जो मैंने बताया कंसंट्रेशन कैंप हुआ करते थे जिसमें गैस चैम्बर वगैरह हुआ करते थे, लोगों को बंदी बनाकर रखते थे, फिर गैस चैम्बरों में झोंक देते थे, उनको कंसंट्रेशन कैंप कहा जाता था। ठीक है, बहुत ही बड़े पैमाने पर इन कैंपों के अंदर लोगों का संहार किया गया था। ठीक है, कम्युनिस्टों को बर्बर दमन किया गया। लगभग 5 लाख की आबादी वाले जो ड्यूसलर्फ शहर है उसमें गिरफ्तार करके लोगों को वहाँ पर ले जाया गया और बच्ची खुशी 6808 फाइलों में से 1400 फाइलें सिर्फ कम्युनिस्टों की थी। ठीक है, यानी कि भारी संख्या में कम्युनिस्टों का वहाँ से सफाया कर दिया गया। नासियों ने सिर्फ कम्युनिस्टों का ही सफाया नहीं किया बल्कि नासी शासन के जो 52 किस्म के लोग थे उन सबको निशाना बनाया, यानी कि सिर्फ कम्युनिस्ट ही नहीं थे। मैंने बताया कि कम्युनिस्टों के अलावा यहूदी, जिप्सी, पोलैंड वाले, अन्य पार्टी वाले, कम्युनिस्ट सबको मिलाकर बहुत सारी बड़ी तादाद, लगभग 52 किस्म के लोग थे जिनको इसने निशाना बनाया। 3 मार्च 1933 को देखिए, जनवरी में शासक बना, फरवरी में संसद का अधिकारों का सफाया कर दिया और मार्च के अंदर इसने विशेषाधिकार अधिनियम जिसे इनेबलिंग एक्ट कहा गया वो पारित किया और इसके जरिए जर्मनी में बाकायदा तानाशाही स्थापित कर दी गई। मैंने बताया इस इनेबलिंग एक्ट के तहत वो क्या बन गया, जर्मनी का सर्वे सर्वा बन गया। ठीक है, हिटलर को संसद को हाशिए पर धकेलने और अध्यादेशों के जरिए शासन चलाने का निरंकुश अधिकार प्राप्त हो चुका था। ठीक है, वो निरंकुश हो चुका था। नासी पार्टी और उससे जुड़े संगठन के अलावा सभी राजनीतिक पार्टियों और ट्रेड यूनियनों में पाबंदी लगा दी गई। मैंने कहा सभी संगठन बिल्कुल समाप्त कर दिए गए। अर्थव्यवस्था, मीडिया, सेना, न्यायपालिका सब पर उसका पूरी तरीके से नियंत्रण हो चुका था। किसका? हिटलर का। ठीक है, पूरे समाज को नासियों के हिसाब से नियंत्रण और व्यवस्थित करने के लिए विशेष निगरानी और सुरक्षा दस्ते गठित किए गए। मैंने बताया था एक विशेष प्रकार के पुलिस उसने गठित की थी ताकि उसके खिलाफ कोई भी कुछ ना बोल सके। उसने एक गेस्टापो नाम से एक पुलिस, गुप्तचर पुलिस बनाई थी और उसको पूरे अधिकार दी थी कि अगर कोई मेरे खिलाफ कुछ भी बोलता है उसको सीधा गोली मार दो। ठीक है, इसके अलावा स्टॉर्म ट्रूपर्स और SA और SS ये भी एक अन्य पुलिस के नाम है और SD, इस प्रकार की उसने जो जत्थे थे उनका भी गठन किया। नवगठित दस्तों को बेहिसाब असंवैधानिक अधिकार प्राप्त थे। इसी वजह से नासी राज्य को एक खुखार आपराधिक राज्य की छवि प्राप्त हुई। खुखार तो होगी कि अगर आप 2 आदमी बात कर रहे, कुछ भी बात कर रहे हैं और सामने को पुलिस आती है और धड़ाधड़ आपको गोलियां मार देती है। ठीक है, पूछा भी नहीं जाता है कि आपने ऐसा क्यों बोला है, क्या किया, या आपको ऐसा नहीं बोलना है, सीधा गोली। ठीक है, तो ये क्या है, खुखार राज्य की छवि प्राप्त हुई। गेस्टापो के यंत्रणा गृहों में किसी को भी बंद कर दिया जाता था। मतलब मान लीजिए कोई पुलिस वाला है, उसको मान लीजिए आप 2 आदमी भले कोई बात है नहीं कर रहे हो लेकिन उसको पसंद भी नहीं आया तो भी उसको ले जाके वहाँ पर बंद कर दे जाता था। ठीक है, और ये नए दस्ते किसी को भी यातना गृहों में भेज सकते थे बिना किसी कानूनी कार्यवाही के। ठीक है, और दंड की आवश्यकता से मुक्त पुलिसों ने निरंकुश और निष्पक्ष शासन के अधिकार प्राप्त कर लिए थे। ठीक है, अब उसने जर्मनी के अंदर हिटलर ने, ये तो इसके जो बुरी चीज़ें थी उसके बारे में कुछ थोड़ी बहुत अच्छी चीज़ें भी की थी, वो भी देख लेते हैं कि इसने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए एक व्यक्ति था, एक अर्थशास्त्री था, होल्मर। ठीक है, नाम क्या था? होल्मर। इस व्यक्ति को पूछा कि हमें अर्थव्यवस्था को सही करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, तो उसने जो ये हाल्मर शाक्त ने कहा कि सबसे पहले तो सरकारी पैसे चलाइए। ठीक है, रोजगार दीजिए लोगों को, ताकि लोगों को रोजगार मिलेगा तो थोड़े व्यस्त रहेंगे तो आपकी बुराइयाँ नहीं करेंगे। ठीक है, तो उनको थोड़ा व्यस्त कीजिए, थोड़ा सा उनको भी रोजगार दीजिए, वो भी अपना पेट पाल सके। ठीक है, और 100% रोजगार देने की बात की गई और जो बड़े बड़े हाईवे बनाए गए जर्मनी के अंदर। ठीक है, लोगों को अच्छा जर्मन दिखाने के लिए उनको बड़े बड़े हाईवे बनाए गए, बहुत विशाल विशाल हाईवे, और उन पर एक जनता की कार बनाई गई। ये देखिए इधर साइड में इसकी फोटो दे रखी है, इसका नाम है फॉक्सवैगन। आज भी शायद इस नाम से कार चलती है। ठीक है, मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है कार की। फॉक्सवैगन नाम से ये कार बनाई गई थी जिसे जनता की कार कहा गया था। ठीक है, तो ये कुछ परियोजनाएं उसने लागू की थी। ठीक है, यानी बड़े हाईवे बनाना, कारें बनाना, रोजगार देना, ये से काम उसने किए थे।
विदेश नीति के मोर्चे पर हिटलर को फौरन कामयाबी भी मिली। 1933 में उसने लीग ऑफ नेशंस जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में लीग ऑफ नेशंस बनी थी ना 1920 के अंदर, उसकी इसने 1933 में उसकी सदस्यता छोड़ दी थी, मतलब उससे पल्ला झाड़ लिया था, क्योंकि वो लोगों पर अंकुश लगाती थी। ठीक है, और ये चाहता ही नहीं था कि इस पर कोई अंकुश हो। ये तो क्या करना चाहता था, ज़्यादा ज़्यादा यूरोप को जीतना चाहता था। तो इसने वहाँ से ट्वीट कर दिया और 36 के अंदर उसने राइनलैंड पर दोबारा कब्जा कर लिया। ठीक है, जिस पर फ्रांस ने कब्जा कर रखा था उसको 1936 में वापस प्राप्त कर लिया। फिर उसने एक नेता और एक साम्राज्य, एक नारा दिया, एक नेता और एक साम्राज्य। इसके आड़ में उसने 1929 में ऑस्ट्रिया को भी जर्मनी में मिला लिया। इसके बाद में चेकोस्लोवाकिया, इसके बाद में जो चेकोस्लोवाकिया के अंदर जो जर्मनी भाषा वाले लोग रहते थे, सुडेनलैंड, उस पर कब्जा कर लिया। बाद में उसने पोलैंड पर कब्जा कर लिया, और जब पोलैंड पर कब्जा किया तो दूसरे जो ये इंग्लैंड वगैरह थे उन्होंने भी इसकी बुराई की थी। लेकिन जब ये आसपास के देशों पर कब्जा करा था ना, ऑस्ट्रिया है, पोलैंड है, इन पर, तो इंग्लैंड जो था ना वो इस वक्त इसको रोक सकता था। देखिए फर्स्ट टाइम हिटलर को रोक सकता था जब उसने सत्ता कब्जाने का कोशिश की थी, लेकिन तब लोगों को लगा कि ठीक है कोई होगा आदमी, गलती हो गई होगी, माफ़ कर दिया। ठीक है, इसके बाद में सेकंड टाइम इसको इस वक्त रोका जा सकता था जब ये छोटे छोटे जो देश थे इन पर कब्जा कर रहा था, तब इसको रोका जा सकता था। लेकिन इंग्लैंड ने ये सब देखकर भी मूक दर्शक बना रहा, चुप रहा, क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि यार हमने ना इसके साथ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बहुत गलत किया ना, हमने इस पर बहुत कड़े सख्त कानून लगा दिए, इसकी सेना समाप्त कर दी। मतलब बेचारा परेशान हुआ हुआ व्यक्ति है, परेशान हुआ हुआ देश है, तो इसको ठीक है करने दो, कर रहा है जो थोड़ा भड़ास निकाल रहा है, इसका गुस्सा निकाल रहा है तो करने दो, ये सोचकर इंग्लैंड चुप रहा। ठीक है, और ये चुप्पी इसे बाद में इंग्लैंड को भी भारी पड़ी। ठीक है, लेकिन हिटलर यही नहीं रुका। शाक्टर ने हिटलर को सलाह दी कि आप ये जो पैसे जो हथियार और सेना पर लगा रहे हो ना, इन पैसों को आप जो अभी सरकारी बजट है उसमें ज़्यादा पैसा मत उड़ाइए, क्योंकि भाई अभी भी हमारा सरकारी बजट घाटे में चल रहा है। तो हिटलर ने कहा कि यार ये मेरे को कैसे ऑर्डर दे सकता है ऐसे, तो इसने शाक्त को ही निकाल दिया। ठीक है, शाक्त को ही हटा दिया उसकी पोस्ट से। ठीक है, क्योंकि ये तो किसी के कंट्रोल में रहने वाला व्यक्ति नहीं था। ठीक है, और इसको नाज़ी जर्मनी में इतिहाद पसंद लोगों की कोई जगह नहीं थी, ऐसे कहकर उसको उसके पद से हटा दिया गया। आर्थिक संकट से निकलने के लिए उसको युद्ध एक विकल्प लगा। उसने सोचा कि अगर मैं युद्ध करूंगा, दूसरे देशों पर कब्जा करूंगा, तो वहाँ के जो संसाधन होंगे उस पर मेरा कब्जा होगा, इस प्रकार से जर्मनी का भी कायाकल्प हो जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा उससे युद्ध किए। 1939 में पोलैंड पर हमला किया, 40 में उसने इटली और जापान के साथ त्रिपक्षीय संधि भी की। ठीक है, तो सितंबर 1940 में, ये भी आप याद रखिएगा, इस संधि ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में हिटलर का दावा और मजबूत कर दिया, और ज़्यादातर देशों में नाज़ी जर्मन का जो समर्थन करने वाली थी उनको सरकारों को बिठा दिया गया। तो इस प्रकार से हिटलर का आसपास के क्षेत्रों में प्रभुत्व स्थापित हो गया था। 1940 के अंत तक हिटलर जो है अपनी ताकत की चरम सीमा पर स्थित था। ठीक है, 1940 तक। अब हिटलर ने अपना सारा ध्यान जो है पूर्वी यूरोप को जीतने में लगा दिया। आपको पता है 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था, क्योंकि जैसे हिटलर ने छोटे छोटे युद्ध कर रहा था ना, उसी से 1939 के अंदर सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो चुका था। ठीक है, तो ये पूर्वी यूरोप को जीतने का इसका जो दीर्घकालिक सपना था, इसको हिटलर की सबसे बड़ी भूल कही जाती है। पूछा जाए कि हिटलर की महान भूल किसे कहा जाता है, तो रूस पर आक्रमण करना इसकी महान भूल कही जाती है। ठीक है, तो इसने क्या किया कि ये जर्मनी जनता के लिए संसाधन और रहने की जगह का इंतजाम करना चाहता था, इसलिए जून 1941 में उसने सोवियत संघ पर हमला कर दिया। ठीक है, छोटा सा ये देश था, इसने इतने बड़े देश पर हमला किया। इसकी ऐतिहासिक बेवकूफ़ी कही जाती है, ऐतिहासिक भूल कही जाती है। इस आक्रमण से जर्मनी पश्चिमी मोर्चा ब्रिटिश वायु सैनिकों की बमबारी की चपेट में आ गया, और पूर्वी मोर्चे पर सोवियत सेनाएं जर्मनी को नाको चने चबवा रही थी। ठीक है, सोवियत लाल सेना जो थी स्टालिनग्राद में जर्मन सेना को घुटने टेकने पर मजबूत कर दिया, और उसको वापस से बेक लेते हुए, पछाड़ते हुए उसको उसकी जो शहर था बर्लिन वहाँ तक छोड़कर गई। ठीक है, मतलब कि बर्लिन के बीचों बीच आ पहुंची थी सोवियत सेना। अगली आधी सदी के बीच में समूचे पूर्वी यूरोप पर सोवियत वर्चस्व स्थापित कर लिया था वापस से सोवियत सेना ने। ठीक है, अमेरिका इस युद्ध में फंसने से लगातार बचता रहा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर से मैंने बताया कि अमेरिका ना तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में स्टार्टिंग में था और ना ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर में स्टार्टिंग में था, अमेरिका में से लास्ट में आया था। ठीक है, अमेरिका पहले विश्व युद्ध की वजह से जो समस्याएं पैदा हुई थी, उसकी आर्थिक समस्या, इसको दोबारा नहीं झेलना चाहता था, लेकिन वो लंबे समय तक युद्ध से दूर नहीं रह सका, क्योंकि आपको पता है कि लास्ट के अंदर जो जापान की सेना थी उसने जो उसके पर्ल हार्बर जो बंदरगाह था
अमेरिका का उस पर हमला कर दिया था, जिसकी वजह से हिरोशिमा और नागासाकी वाला कांड हुआ और उसकी वजह से अमेरिका को सेकेंड वर्ल्ड वार में आना पड़ा। ठीक है, उसने फ्रेंच इंडो चाइना पर कब्जा कर लिया और प्रशांत महासागर में अमेरिकी नौसैनिक जो ठिकाने थे उस पर हमले की योजना बना ली। किसने? जर्मनी और जापान ने। जब जापान ने हिटलर को समर्थन दिया तो पर्ल हार्बर पर उसने अमेरिकी ठिकानों पर बमबारी को निशाना बनाया और अमेरिका भी दूसरे विश्व युद्ध में कूद पड़ा। किसकी वजह से? जापान और जर्मनी की वजह से। ये युद्ध मई 1945 के अंदर हिटलर की पराजय और जापान के हिरोशिमा और नागासाकी जो शहर पर बमबारी गिराई थी उसके साथ ही सेकेंड वर्ल्ड वार भी समाप्त हो गया। दूसरे विश्व युद्ध के संक्षिप्त ब्यौरे के बाद अब हम फिर से हेलमुट और उसके पिता की कहानी पर वापस लौटते हैं और इस युद्ध के दौरान नाज़ी जुल्म की कहानी देखते हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी कि किस प्रकार से जर्मनी के साथ ये चीज़ें हुई, सेकेंड वर्ल्ड वार के अंदर जर्मनी का क्या हाशिया रहा और क्यों अमेरिका को युद्ध के अंदर आना पड़ा। ठीक है, ये सारी चीज़ें थी। अब हम वापस से वो चीज़ देखते हैं कि हिटलर ने क्या किया था जर्मनी जनता के साथ। ठीक है, नासियों का विश्व दृष्टिकोण। नासियों का जो अपराध किए वे खास तरह के मूल्यों और मान्यताओं, एक खास तरह के व्यवहार से संबंधित थे। नासी विचारधारा हिटलर के विश्व दृष्टिकोण का पर्यायवाची थी। इस विश्व दृष्टिकोण में समाजों को बराबरी का हक नहीं था। जो जर्मनी की सोच थी उसमें उसको ऐसा लगता था कि समाज में सबको बराबरी का हक नहीं है और जर्मनी जो हिटलर था वो मानता था कि वो जो है वो नस्ली आधार पर या तो बेहतर होते हैं या कम होते हैं। इस नज़रिए में जो ब्लोंड है, ब्लोंड मतलब क्या होते हैं? नीली आंखों वाले। ब्लोंड मतलब नीली आंखों वाले नार्डिक जर्मन आर्य सबसे ऊपर होते हैं। मैंने बताया, ये कहता था कि जो नार्डिक जर्मन, जो ब्लोंड नार्डिक जर्मन होते हैं वो सबसे ऊपर होते हैं और यहूदी सबसे नीचे होते हैं, बाकी अन्य जो जातियाँ उस बीच में होती है। ठीक है, ऐसा उसका मानना था और यहूदी सबसे नीचे होते हैं, बाकी सब इसके बीच में आते हैं। यहूदियों को नस्ल विरोधी, आर्य विरोधी, कट्टर शत्रु माना जाता था। मैंने कहा ये तो बिल्कुल अब फूटी आँख नहीं देखना चाहते थे यहूदियों को, क्योंकि ये कहते थे कि इन्होंने हमारे ईसा मसीह को मारा है। ठीक है, तमाम समाजों को उसके बाहरी रंग रूप के आधार पर जर्मन, आर्य और यहूदियों के बीच में रखा जाता था। मतलब बाहरी जो रंग रूप थे उसके आधार पर उनके जो क्रम है वो निश्चित इसने कर रखा था। हिटलर की जो नस्ली सोच थी वो चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर जैसे विचारकों के सिद्धांतों पर आधारित थे। ऐसा इसका कहना था। किसका? हिटलर का। जबकि विचार इनका डार्विन का और स्पेंसर का इसमें कोई योगदान नहीं था। देखिए, डार्विन कहता था, डार्विन का आपने पढ़ा होगा, प्राकृतिक चयन वाली जो अवधारणा उसने दी थी, उसने वो जिराफ वाले जो गर्दन की बात कही थी ना, वो डार्विन का था सिद्धांत। और स्पेंसर का था, वो आपने पढ़ा होगा कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, यानी कि जो शक्तिशाली होता है वही जीवित रहता है। ये दोनों सिद्धांत डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर कहते हैं। और ये चीज़ इसने पता नहीं किस प्रकार से हिटलर ने अपने आप में ले ली। ये कहता था कि हम शक्तिशाली है, जो शक्तिशाली होगा वही जीवित रहेगा। और प्राकृतिक जो ये इसकी थी ना प्राकृतिक चयन की धारणा, इसने कहा कि जो सबसे सुंदर होगा, जो सबसे अच्छा है, जो शुद्ध खून वाला है, सिर्फ वही जीवित रह सकता है, बाकी को जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। इस प्रकार से जो उसने जीविता के सिद्धांत है उसको अपने अनुरूप ढाल करके इन सब लोगों को समाप्त कर दिया था जो अन्य जो जाति के व्यक्ति थे। ठीक है, तो उसने कुछ गलत इसका अर्थ ले लिया था इन दोनों के विचार। तो पूछा जा सकता है कि हिटलर की जो विचारधारा थी किन दो वैज्ञानिकों के समक्ष मानता था वो, तो डार्विन और स्पेंसर के समान मानता था। ठीक है, हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि डार्विन ने चयन के सिद्धांत को एक विशुद्ध प्राकृतिक प्रक्रिया कहा है और उसमें इंसानी हस्तक्षेप की वकालत कभी भी नहीं की थी। बेचारे इन दोनों की कोई गलती नहीं थी। इसने खुद ने पता नहीं किसी साइंस के टीचर से पढ़ा और उसने कुछ गलत पढ़ लिया और उस गलती का असर ये हुआ कि सबको उस गलती का असर भुगतना पड़ा। ठीक है, राजनेताओं ने पराजित समाजों पर अपने साम्राज्यवादी शासन को सही ठहराने के लिए डार्विन के विचारों को सहारा लिया। नासियों की दलील सरल थी कि जो नस्ल सबसे ताकतवर है वो जिंदा रहेगी और कमजोर नस्लें समाप्त हो जाएगी। और ताकतवर कौन है? हम जिंदा रहेंगे, बाकी सबको हम समाप्त कर देंगे। समाप्त नहीं होगी तो भी हम उनको क्या कर देंगे? समाप्त कर देंगे। ठीक है, उससे अपनी शुद्धता बनाए रखना है और ताकत हासिल करनी है। इस प्रकार से दुनिया पर उसको वर्चस्व कायम करना है। ठीक है, हिटलर की विचारधारा का दूसरा पहलू लेबेस्ट्राउम या जीवन परिधि की भू राजनीतिक अवधारणा से संबंधित था। वह मानता था कि अपने लोगों को बसाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों पर कब्जा करना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बसाएंगे, बहुत सारे लोग, अब हम बच्चे पैदा कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हो जाएंगे हमारे, बाद में जनसंख्या ज़्यादा हो जाएगी तो हम उसको बसाएंगे का। जर्मनी तो छोटा सा है, तो इसलिए तो उसने सोवियत पर हमला किया था, क्योंकि उसके बहुत सारी भूमि है उसके पास, थोड़ी सी हम ले लेंगे तो उसका क्या चला जाएगा। ठीक है, ऐसा उसके सोच थे। ठीक है, तो उसने क्या किया कि बहुत सारे युद्ध लड़ना शुरू किया, जमीन हथियाना शुरू किया ताकि अपने लोगों को वहाँ पर बसा सके। ठीक है, इससे मात्र देश का क्षेत्रफल भी बढ़ेगा और नए इलाकों में जाकर बसने वालों को अपने जन्म स्थान के साथ गहरे संबंध बनाए रखने में मुश्किल भी नहीं आएगी। ठीक है, हिटलर की नज़र में
इस तरह जर्मन राष्ट्र के संसाधन बेहिसाब से इकट्ठा किए जा सकते हैं और जर्मन की जो सीमाएं उनको फैलाना चाहता था, सारे जर्मनों को एक ही जगह इकट्ठा करना चाहता था। मतलब दुनिया भर में जहाँ पर भी जर्मन लोग बसे हुए उन सबको लाकर एक जगह इकट्ठा वो करना चाहता था। पोलैंड इस धारणा की पहली प्रयोगशाला बना, क्योंकि पोलैंड पर अधिकार करके वो वहाँ पर जो जर्मनी के लोग थे उनको बसाना चाहता था। इसलिए तो उसने जो पोलैंड के व्यक्ति थे ना, 10 लाख पोलैंड व्यक्तियों को मार दिया था ना उसने, तो उनको मार के ताकि उनको हटा दो, साफ करो वहाँ से, और अपने जो जर्मनी के लोग हैं वहाँ पर ले जाकर बसा दो। ठीक है, तो ये साइड में दे रखा है कि नॉर्डिक जर्मन आर्य किसे कहते हैं, या ब्लोंड का मतलब क्या होता है। ब्लोंड मतलब नीली आंखें और सुनहरे बाल वाले व्यक्ति। ठीक है, नस्लवादी राज्य की स्थापना। सत्ता में पहुंचते ही नाजियों ने शुद्ध जर्मनों के विशिष्ट नस्ली समुदाय की स्थापना के सपने देखना शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने विस्तारित जर्मन साम्राज्य में मौजूद उन समाजों या नस्लों को खत्म करना शुरू कर दिया जिन्हें वो अवांछित मानते थे। अवांछित मतलब अवांछित से आप इतना सा याद रखिए, स्वयं को छोड़कर बाकी सारी नस्लों को वो अवांछित मानते थे। यानी कि जर्मनी वालों को जो वो भी शुद्ध जर्मनी वाले हैं उनको छोड़कर सभी को अवांछित मानते थे। शुद्ध और स्वस्थ नार्डिक आर्यों का समाज बनाना चाहते थे। उनकी नज़र में केवल ऐसे ही लोग वांछित है, मतलब कि जो शुद्ध नार्डिक आर्य है वही वांछित है, बाकी सब अवांछित है। मतलब अब वो चाहिए नहीं, उनको तो क्या कर दो, समाप्त कर दो। ठीक है, यही लोग थे और जिन्हें तरक्की और वंश विस्तार के योग्य माना जाता था। ठीक है, इन्हीं का ही वंश आगे बढ़ सकता है, बाकी सबको समाप्त कर दो। इसका मतलब ये निकला कि ऐसे जर्मनी लोगों को भी जिंदा रहने का हक नहीं है जो जिन्हें नासी अशुद्ध या असामान्य मानते थे। असामान्य का मतलब कि जो अगर शारीरिक या मानसिक रूप से सही नहीं है, उन जर्मनियों को भी जिंदा रहने का कोई भी हक नहीं है। और देखिए उनके लिए क्या शब्द का यूज़ किया है इन्होंने, यूथनेजिया, यानी कि दया मृत्यु। भाई वो शारीरिक और मानसिक रूप से सही नहीं है तो उनको दया मृत्यु यानी कि यूथनेजिया, दया मृत्यु दे दी जाए, क्योंकि उनको जिंदा रहने का कोई भी हक नहीं है। ठीक है, कार्यक्रम के तहत बाकी नाजी अफसरों के साथ हेलमुट के पिता ने भी ऐसे जर्मन व्यक्तियों को मौत की घाट उतारा था जिन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से अयोग्य माना जाता था। अब समझ में आया कि वो पिता आत्महत्या क्यों करना चाहता था, क्योंकि उसने ऐसे जो अपाहिज और असामान्य लोग थे ना, इन सबको मौत के घाट उतार दिया था। तभी तो उसने कहा कि मैं आत्महत्या कर लूँ, वरना मेरे साथ भी मित्र राष्ट्र वही करेंगे जो हमने उन असामान्य और जो अपाहिज लोग थे उनके साथ किया था। तो अब आपको वो पहले जो लाइन थे वो अब आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, केवल यहूदी नहीं थे जिन्हें अवांछित की श्रेणी में रखा गया था, इनके अलावा कई नस्लें थी जो इस नीति के लिए अभिशप्त थी। यानी कि जर्मनी में रहने वाले जिप्सी, एशवेत कि पहले तो जर्मन नागरिकता छीन ली गई। मतलब कुछ ऐसे लोग थे जो ये मार रहे थे ना, इनसे बचने के लिए, इस मार काट से बचने के लिए बेचारों ने जो जर्मनी की सदस्यता ग्रहण कर ली थी। यहाँ तक कि जो इनका जो जर्मन लोग थे ना, इनके धर्म को भी अपना लिया था। लेकिन फिर भी ये तो कहता था हिटलर कि धर्म अपनाने से क्या होता है, खून तो इनका गंदा ही है, तो जो ये धर्म परिवर्तित कर रहे हैं इनको भी मार दो। तो इसने सबको मरवा दिया था। ठीक है, रूसी और पोलिश मूल के लोगों को भी मनुष्य से कमतर माना गया था। पोलैंड के लोगों को भी भारी मात्रा में मारा गया। रूसी, यहाँ तक कि जो रूस के लोग थे उनको, मतलब कुल मिला के जो गैर जर्मन लोग थे ना, उन सबको मार दिया गया। ठीक है, इसी इंसानी बर्ताव, ये सब इंसानी बर्ताव के लायक नहीं है और ये बेहिसाब काम के बोझ और भूख से ही मर गए। ठीक है, इन सारे लोगों को बिल्कुल मैंने बताया अलग ले जाकर बसा दिया गया, वहाँ पर तो ये काम के बोझ और भूख के मारे ही मर गए थे। ठीक है, नासी जर्मनी में सबसे बुरा हाल यहूदियों का था। यहूदियों को तो ये बिल्कुल पूरी आँख नहीं सुहाता था। ये तो बिल्कुल ऐसे सोचता था कि मैं इसको जड़ से ख़त्म कर दूँ। मतलब एक भी यहूदी नहीं रहे इस पूरी दुनिया के अंदर, इतना नफरत करता था यहूदियों से। यहूदियों के प्रति नासियों की दुश्मनी का एक आधार यहूदियों के प्रति ईसा धर्म वाली बात जो मैंने बताई थी, ईसाई धर्म वाली, कि ये मानता था कि ईसा मसीह जो है इसको यहूदियों ने मारा था। ठीक है, और ये आदतन, मतलब ये यहूदी जो लोग हैं ना बहुत गंदे होते हैं, आदत से ही हत्यारे होते हैं, सूदखोर होते हैं। ठीक है, ऐसा ये मानता था। ठीक है, तो धीरे धीरे इसने यहूदियों को ज़मीन का मालिक बनने की मनाही कर दी। मैंने बताया पहले तो इनसे नागरिक अधिकार ही इन्होंने छीने थे सबसे पहले, तो मालिक बनने की मनाही कर दी। इनके घर बार छीन लिए गए, व्यापार, ये सब उनके व्यापार सब समाप्त कर दिए गए और बाकी समाज से अलग करके इनको घेटो, जो मैंने बताया था ना कि ये जो जर्मनी था, मैंने बताया ये जर्मनी था, इसके बिल्कुल यहाँ कोने में इन लोगों को ले जाकर बसा दिया जाता था। तो इसको नाम दिया इसने घेटो बस्तियाँ। घेटो एक मतलब घेटो नामक बस्तियाँ या दड़बा कह सकते हैं। वहाँ पर जो भी एक्स्ट्रा लोग होते थे ना, बिना गैर जर्मनी वाले, इन सबको यहाँ ले जाकर बसा दिया जाता था, घेटो इनको कहा जाता था। ठीक है,
और नस्ल संहार के जरिए ईसाई बार बार उनका सफाया करते रहते थे। ठीक है, इसके खिलाफ तब तक संगठित हिंसा की जाती थी और उन्हें काफ़ी बस्तियों से खदेड़ दिया जाता था। ये सारी मैंने चीज़ें आपको बताई कि उनको पहले वहाँ से बस्तियों से पकड़ पकड़ के ले जाते थे जो भी गैर जर्मन लोग हुआ करते थे, और उनको दूसरी बस्तियों में ले जाकर इनको बसा दिया जाता था। ठीक है, वहाँ पर इनकी ऐसी हालत होती थी, खाने पीने को कुछ नहीं होता था, तो आधे लोग तो वैसे ही मर जाते थे और बाकी जो बचते थे लोग उनको गैस चैम्बरों में ले जाकर मार दिया जाता था। ठीक है, तो इनको क्या कहते थे, देखो इसने कभी भी ना गलत शब्दों का यूज़ नहीं किया। देखिए हिटलर की कितनी महानता है, उसने कभी भी इन लोगों को जो मारता था ना, इनके लिए गलत शब्दों का यूज़ नहीं किया। अभी यूथ नेजिया हमने पढ़ा था, जो खुद के लोगों को मारता था उसको यूथ नेजिया कहता था। ये मतलब इसके जो डॉक्यूमेंट मिले थे ना, उसमें कहीं पर भी इसने मारकाट शब्द का मतलब उपयोग नहीं किया, हत्या का, फांसी का, इसका यूज़ ही नहीं किया है। और ये जो ये लोग होते हैं ना यहूदी, ये कहता था कि मैं तो इनकी समस्या का समाधान कर रहा हूँ। ठीक है, इनकी समस्या का क्या कर रहा हूँ, समाधान कर, इनको शुद्ध कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, इनको शुद्ध कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसे ये शब्द यूज़ में रहता था। ठीक है, इस दृष्टि से इस जो ये यहूदियों की जो समस्या है, इसका एक ही तरीका है, इसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाए। ठीक है, 1933 से 38 तक नासियों ने यहूदियों को तरह तरीके से आतंकित किया, उन्हें दरिद्र किया, गरीब कर दिया, सब कुछ व्यापार वगैरह सब कुछ उनसे छीन लिया गया, उनके घर बार छीन लिए गए, उनको बिल्कुल अलग थलग समाज से अलग थलग बिल्कुल जर्मनी के कोने में ले जाकर फटक दिया और देश छोड़कर जाने लगे। बहुत सारे यहूदी लोग देश छोड़कर जाने लगे, उनको दूसरे जगहों पर इकट्ठा कर दिया गया अलग इलाकों के अंदर। पोलैंड में बनाए गए जो गैस चैम्बर थे उनको उनके अंदर ले जाकर मार दिया जाता था। ठीक है, गेटो का मतलब होता है कि समुदाय को औरों से अलग थलग करके रखना। ठीक है, गेटो जो है बस्तियाँ होती थी जहाँ पर समुदाय से अलग इनको रखा जाता था। ठीक है, और जिप्सी एक प्रकार की श्रेणी थी। ठीक है, एक प्रकार का समुदाय था। नेक्स्ट हम देखते हैं यूटोपिया, कल्पना लोग, नस्ल कल्पना लोग। युद्ध के साये में नाज़ी अपने कातिलाना नस्लवादी कल्पना लोग के आदर्श विश्व के निर्माण में लग गए। जनसंहार और युद्ध एक ही सिक्के के दो पहलू बन गए। पराजित पोलैंड को बुरी तरीके से तहस नहस कर दिया गया और उत्तर पश्चिमी पोलैंड का ज़्यादातर हिस्सा जर्मनी में मिला लिया गया। ठीक है, मैंने बताया पोलैंड पर इसने अपने लोगों को बसाने के लिए पोलैंड को लोगों को वहाँ से हटाकर और जर्मनी में मिलाकर वहाँ पर जर्मन वाले जो लोग थे उनको बसाना शुरू कर दिया गया। ठीक है, पोलैंड के जो निवासी थे वो या तो कुछ तो वहाँ से भाग गए, उसको इसने पकड़ पकड़ के गैस चैम्बरों के अंदर पहुँचा दिया। ठीक है, और वहाँ पर पोलैंड वासियों को मवेशियों की तरह खदेड़कर जनरल गवर्नमेंट नामक दूसरे हिस्से में ले जाकर पहुँचा दिया। मैंने बता दिया, एक नाम दे देता था किसी कोने का कि वहाँ ले जाकर इनको बसा देते थे, वहाँ से पकड़ पकड़ कर फिर गैस चैम्बर में इनको मारने के लिए ले जाते थे। ठीक है, साम्राज्य में जो जर्मन साम्राज्य था उसमें अवांछित तत्व जो मैंने बताया, जो जर्मन नहीं है वो क्या अवांछित तत्व है, उनको जनरल गवर्नमेंट नामक इसी इलाके में लाकर रखा जाता था। और पोलैंड के बुद्ध इसमें मतलब ठीक है बहुत सारे लोग मरे, कुछ इतने सारे बुद्धिजीवी लोग भी मरे जो अगर आज जिंदा होते तो शायद दुनिया को और कुछ नया देते। तो कहते हैं ना कि लोग गए उनमें बहुत सारे बुद्धिजीवी वगैरह भी चले गए। ठीक है, वो चाहे फिर यहूदी थे, चाहे फिर वो पोलैंड के निवासी थे, बहुत सारे बौद्धिक आध्यात्मिक स्तर पर अच्छे वैज्ञानिक भी थे। ठीक है, आर्य जिसे लगने वाले पोलैंड के बच्चों को उनके माँ बापों से छीन लिया गया और उनको नस्ल जो विशेषज्ञ उनके पास पहुंचा दिया गया। यानी कि कुछ ऐसे बच्चे थे जो पोलैंड में रहते थे लेकिन वो जर्मन जैसे लगता था, तो उसको ऐसा लगता था यार ये अपनी नस्ल के लोग हैं। ठीक है, तो उनको नस्ल विशेषज्ञ के पास जांच के लिए भेज दिया जाता था। और अगर वो मान लो अगर वो असली निकलते, अगर वो जर्मन नस्ल वाले होते हैं तो उनको मतलब परिवार अच्छे परिवारों में पालने के लिए दिया जाता है, जर्मन परिवारों में। और अगर ऐसा नहीं होता था तो उनको मार देते थे। सोचो इससे पता नहीं कितने बच्चों को वहीं पर मार दिया जाता था। ठीक है, जनरल गवर्नमेंट में कुछ विशालतम गेटों और गैस चैम्बर भी थे, इसलिए यहाँ यहूदियों को बड़े पैमाने पर मारा जाता था। ये वो ट्रेन है मैंने बताया ना, जो कि ये जर्मनी है, इसके यहाँ साइड में पहले लोगों को बसा देते थे, फिर यहाँ से एक ट्रेन लगाते थे जो वहाँ पर दूसरी ओर जो गैस चैम्बर होते थे वहाँ पर ये लोगों को भर भर कर ले जाती थी और गैस चैम्बरों के अंदर इन लोगों को मार दिया जाता था। तो ये गैस चैम्बरों तक लोगों को ले जाने के लिए एक ट्रेन थी, ये उसका चित्र है। ठीक है, गैस चैम्बरों तक ले जाने वाली एक मालगाड़ी। ठीक है, मौत का सिलसिला मैंने बताया आपको, उसने कहा था ना, एक लाइन मैंने लिखी थी आपके इंग्लिश के अंदर कि पहले तो कहा कि तुम्हें नागरिकों की तरह रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो पहले सारे जितने भी नागरिक अधिकार थे वो इनसे छीन लिए। उसके बाद में इनको कहा कि तुम्हें तो नागरिकों की तरह क्या, तुम्हें तो हमारे साथ रहने का ही अधिकार नहीं है। ठीक है, तो दूसरी टाइम में इनको बिल्कुल कहा कि तुम्हें हमारे बीच में ही रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो फिर इनको क्या किया कि बिल्कुल अलग कर दिया, अपने इनकी संपत्तियों से, इनके घरों से, सब जगहों से अलग कर कर अलग जगह ले जाकर बसा दिया। और इसके बाद में क्या कहा कि तुम्हें तो रहने का ही, यानी कि तुम्हें तो जीने का ही कोई अधिकार नहीं है। लास्ट के अंदर तुम्हें जीने का ही कोई अधिकार नहीं है। तो यहाँ पर ये देखिए, ये जो वो होते थे ना बड़े बड़े
क्या कहते थे, जहाँ पर इन लोगों को रखा जाता था, इसके चारों तरफ ये तारे लगा देते थे, किसकी, बिजली की। तो जिससे कोई लोग भागने की कोशिश करता था तो वो इन तारों के अंदर जलकर वही राख हो जाता था। ठीक है, अब देखिए ये गैस चैम्बर, तो इनको थोड़ा और करीब से दिखाती हूँ। ये क्या दिख रहा है आपको, ये कपड़ों के और जूतों के ढेर थे। मतलब ऐसे ढेर, पता नहीं कितने ढेर वहाँ पर, ये जो कंसंट्रेशन कैंप था ना, उसमें ऐसे ढेर मिले। जब वहाँ पर सेनाएं पहुँची तो उन्हें ऐसे ढेर मिले। ये ढेर क्यों रखते थे, पता है वो क्या करता था कि जो गैस चैम्बर होता था ना, उसके अंदर है ना, लोगों को पहले तो इन कंसंट्रेशन कैंप के अंदर रखा जाता था और एक तरफ गैस चैम्बर बनाया जाता था। इसके अंदर वो नकली फव्वारे लगा देता था। लोगों को ऐसा लगता था नहाने का, बहुत बड़ा नहाने का क्या है, बाथरूम वगैरह है। तो ये कहते थे कि तुम्हारे को इस कमरे के अंदर ले जाएगा, तुम वहाँ पर नहाओगे तो तुम शुद्ध हो जाओगे। ठीक है, ऐसा कहते थे। तो लोगों को लगता था कि हमारे को शुद्ध करने के लिए इसके अंदर लेके जाया जाता है। बल्कि 1 सेकंड पहले मतलब किसी व्यक्ति को पता नहीं था कि वहाँ जाने के बाद क्या होता है। ठीक है, जो लोग मर जाते थे उनको कहीं ले जाके गाड़ दिया जाता था। ठीक है, तो पहले क्या करता था, लोगों का नंबर आता है, जैसे 5, 10 या 100, 200 जो भी लोग थे, उनको कहते थे अब आज तुम्हारा नंबर है, आज तुम्हारे को शुद्ध किया जाएगा। ठीक है, इनको ले जाते थे, कहते थे इस गेट के यहाँ जो अंदर जाने का गेट होता था, इसके बाहर तुम अपने जूते खोल दो और तुम अपने कपड़े उतार दो। ठीक है, जो भी बच्चे, महिलाएं, पुरुष जो भी होते थे, उन सबके कपड़े, जूते, ये सब यहाँ पर उतरवा देते थे और फिर इनको अंदर भेज दिया जाता था। और जैसे वो फव्वारे शुरू करते थे तो उससे एक गैस निकलती थी, जहरीली गैस, जिससे कुछ ही मिनटों में इनके मुंह से खून वून आके और ये वहीं पर ही मर जाया करते थे। ठीक है, तो ये जो इनके कपड़े वगैरह होते थे वो इन ढेरों के अंदर ले जाके पटक देते थे। तो ये सोचते थे, अब आगे सोचे कि यार ये कपड़े क्यों उतरवाते थे, इनका क्या करते थे। तो देखिए कोई है ना डॉक्यूमेंट फाइलें नहीं रखते थे कि भाई लोगों को पता नहीं चले, कभी बाद में अगर हमारा मतलब भांडा भी फूटे तो कभी लोगों को पता नहीं चले कि हमने कितने लोगों को मारा है। लेकिन खुद को तो पता रहना चाहिए ना कि मैंने कितने लोगों को मारा है। तो हिटलर क्या करता था कि इन जूतों और चप्पलों को उतरवाता था, ये जूते चप्पल या कपड़े इनको उतरवाता था। इससे पता रहता था उसको कि मैंने इतने व्यक्तियों को मार दिया है। तो ऐसे पता नहीं कितने ही ढेर वहाँ पर मिले। ठीक है, ये सिर्फ इसलिए ताकि उसे पता रहे कि मैंने इतने लोगों को मरवा दिया है। ठीक है, इतना भयंकर आदमी था वो। ठीक है, समूचे यूरोप के यहूदी मकानों, यातना गृहों, गेटों, बस्तियों में रहने वाले यहूदियों को मालगाड़ियों में भर भर कर मौत के कारखानों में ले जाया जाता था। और अन्य जो पोलैंड और उसके जो अन्य पूर्वी इलाके जहाँ पर गैस चैम्बर बनाया जाता था। ठीक है, ये देखो ये होते थे, ये जो वहाँ पर रखा जाता था ना इनको। और ये देखिए इनके जूते चप्पल खुले हुए हैं। इनको देखकर ही मुझे इतना बुरा लगता है, इनको जूते चप्पल इनके खुले हुए। ठीक है, और ये यातना गृह इनका हुआ करता था, कंसंट्रेशन कैंप है ये। ठीक है, और ये तार लगे हुए जिससे बाहर कोई व्यक्ति नहीं जा सकता। ठीक है, ऐसी इनकी हालत थी। अब देखिए युवाओं की स्थिति क्या थी जर्मनी के अंदर, जो वहाँ के जर्मनी के व्यक्ति थे। ठीक है, हिटलर की दिलचस्पी जुनून की हद इस हद तक पहुंच चुकी थी कि उसका मानना था कि एक शक्तिशाली नासी समाज की स्थापना के लिए बच्चों का नासी जो विचारधारा उसकी घूंटी पिलाना जरूरी है। सोचिए इतना पागल व्यक्ति था कि ये सोचता था कि जो बच्चे पैदा हुए ना उनको सबसे पहले बिल्कुल जन्म से नासी बना दो, क्योंकि आज का जो हम आज कर रहे हैं ना इसके परिणाम हमें कुछ सालों बाद मिलेंगे। यानी कि जो बच्चे हैं इनको अगर हम आज नासिर ये बना देंगे ना तो कुछ इसके जो भी मैं कुछ कर रहा हूँ इसके परिणाम मुझे कुछ समय बाद मिल जाएंगे। ठीक है, इसके लिए वो स्कूल और भीतर बाहर दोनों जगह बच्चों पर पूरा नियंत्रण रखता था। मतलब यहाँ तक कि लोग कहते थे कि मतलब बच्चा पैदा होता था और वो मरता रहा ना तब तक उस पर हिटलर का क्या रहता था, नियंत्रण रहता था। ठीक है, इस दौरान स्कूलों में क्या हो रहा था कि सबसे पहले मैंने बताया कि स्कूलों से बिल्कुल जो यहूदी वगैरह जो अन्य व्यक्ति अन्य जो समुदाय के लोग थे उनको बिल्कुल सफाया कर दिया गया, बिल्कुल हटा दिया गया। शिक्षकों को नौकरी से हटा दिया गया, बच्चों को पहले अलग अलग बिठाया गया, बाद में उनको स्कूलों से निकाल दिया गया। अवांछित बच्चे कहकर। ठीक है, 40 के दशक में अंदर गैस के चैम्बरों में झोंक दिया गया, मतलब बच्चों को सबको ले जाकर वहाँ पर गैस के चैम्बरों में मार दिया गया। अच्छे जर्मन के जो बच्चे थे ना उनको नाज़ी शिक्षा की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। ये बहुत ही लंबी प्रक्रिया होती थी। स्कूली पाठ्यक्रम को नए सिरे से लिखा गया। ठीक है, बिल्कुल नासी विचारधारा वाले लिखे गए। गणित में यहाँ तक कि गणित में अगर कोई भी उदाहरण देना होता था ना, कुछ गलत उदाहरण कि ये गलत है, तो उसमें भी ये जो यहूदी वगैरह थे ना इनको बनाया जाता था। ठीक है, ऐसे उदाहरण इसने नई नई बुकें छुपाई। इनके मतलब कुल मिलाकर इनकी छवि जो है ना यहूदियों की इनके बच्चों के मन में शुरू से इनकी छवि गलत बिठा दे, ऐसे इसकी प्रक्रिया थी। ठीक है, तो यहूदियों के प्रति नफरत ये सब जो है ना ये सब इसने
स्कूलों में ही पढ़ाना शुरू कर दिया। ठीक है, ये सब इसकी चीज़ें हैं, इसके अंदर बचा रखा है कि कैसे बच्चों को सिखाया जाता था कि वो कैसे हिटलर के प्रति आज्ञाकारी बने, वफादार बने, हिटलर की पूजा करें, यहूदियों से नफरत करें, खेलकूद के जरिए, मतलब हर तरीके से उसमें हिंसा और आक्रामकता भर दी जाती थी छोटे से बच्चों के अंदर। ठीक है, मुक्केबाजी का और सैनिक शिक्षा का उनको प्रशिक्षण दिया जाता था, फौलादी दिल वाला, ताकतवर, मर्दाना, ऐसे उनसे बातें की जाती थी कि वो बचपन से ऐसे बन जाए हिटलर की तरह। ठीक है, देखिए एक फ़ोटो दिखाई है कि कैसे ये जो यहूदी बच्चे, ये जर्मन बच्चे हैं, इनको मतलब ऐसे सिखाया जा रहा है, ये हंस रहे हैं इन पर कि देखो ये लोग जा रहे हैं, ये यहूदी बच्चे हैं, ये टीचर है बेचारा यहूदी होगा, इन पर ये बच्चे हंस रहे हैं। ठीक है, इनको घिनौना कह के ऐसे ये यहाँ पर बच्चों को से बनाया जाता था। ठीक है, राष्ट्रीय समाजवाद की भावना से रेस करने की जिम्मेदारी युवा संगठनों को सौंपी गई थी। 10 साल की उम्र के बच्चों को युंग फोक, ठीक है, ये एक गठन होता था जिसमें 10 साल के बच्चों को और 14 साल की उम्र के बच्चों को जो है एक हिटलर यूथ की सदस्यता लेनी ही पड़ती थी, मतलब कोई ऑप्शन नहीं था, लेनी ही पड़ती थी। ठीक है, और इस संगठन में क्या होता था ये तो आपको पता ही चल गया होगा कि हिटलर की वो करो, पूजा करो, आक्रामकता दिखाओ, हिंसा, लोकतंत्र की घृणा, यहूदियों से घृणा, कम्युनिस्टों, इन सब से घृणा करो, ये सब चीज़ें इनको सिखाई जाती थी। ठीक है, 18 साल की उम्र में वे लेबर सर्विस यानी श्रम सेवा में शामिल हो जाते थे और बाद में फिर नासी जो संगठन है उसकी सदस्यता ले लेते और फिर नासियों की तरह कार्य करते थे। ठीक है, क्या कार्य करते थे? वही लोगों को मारना करना। ठीक है, ये सब चीज़ें बताई इसमें गई। ये बेचारे यहूदी बच्चे हैं जिनको पता नहीं है कि कब उन्हें गैस के चैम्बर में ले जाकर मार दिया जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए जो जर्मन लेबर फ्रंट है उसका एक व्यक्ति था रॉबर्ट, उसने कहा है कि हम ये काम तभी शुरू कर देते थे जब बच्चा 3 साल का होता था। जैसे वो सोचने लगता था तो उसको लहराने के लिए छोटा सा झंडा दे दिया जाता था। इसके बाद उसे स्कूल, हिटलर यूथ, सैनिक सेवा का नंबर आता था। लेकिन ये सब कुछ पूरा हो जाने के बाद भी हम किसी को नहीं छोड़ते थे। लेबर फ्रंट है उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लेता था और चाहे उन्हें अच्छा लगा या बुरा लगे, कब्र तक हम उनका पीछा नहीं छोड़ते थे। ये खुद वहाँ का जो इसका जर्मनी नाज़ी जो विचारधारा का व्यक्ति जो ये सब काम करता था उसने ये सब लिखा है। ठीक है, और ये देखिए ये हिटलर अपने ही खुद के जो जर्मन के बच्चे हैं उनसे कितना प्रेम कर रहा है। छोटा सा बच्चा जिसको छोटे से बच्चे को जर्मन का झंडा दे दिया जाता था हाथ में, नासीवाद वाला। ठीक है, नासी युद्ध लीग का गठन जो है 1922 के अंदर हुआ था। ठीक है, नासी युद्ध लीग का गठन, और 1923 तक आते आते इसके अंदर बहुत सारे बच्चे हो गए थे और इस प्रकार से उसने एक क्रांतिकारी बच्चों का संगठन तैयार कर लिया था। अब मातृत्व की नासी सोच क्या थी तो देखिए, नासी जर्मनी के बच्चे को बार बार ये बताया जाता था कि औरतें जो है बुनियादी तौर पर मर्दों से भिन्न होती है। ठीक है, उन्हें समझाया जाता था कि औरतें मर्द के लिए समान अधिकारों का संघर्ष क्या गलत है। मतलब औरतें जो ये कहती है ना कि हमें बराबरी का हक दो, ये तो तुम कहना ही बंद कर दो क्योंकि ये तो बिल्कुल गलत है और समाज को ये जो सोच है तुम्हारी ये नष्ट कर देगी। लड़कों को आक्रामक, मर्दाना और पत्थर दिल बनाया जाता था। लड़कियों को कहा जाता था कि उनका फर्ज है कि वो सिर्फ अच्छी माँ बने, शुद्ध आर्य रक्त वाले बच्चे पैदा करें। ठीक है, और उनकी जो शुद्धता है उनको बनाई रखे, यानी कि यहूदियों से दूर रहे। ठीक है, घर को संभाले, बच्चों को संभाले, उनको जो नासी विचारधारा है, मूल्य मान्यता है, उनकी शिक्षा दे। ये सब कार्य महिलाओं के हैं। वो जो बराबरी वाली चीज़ें हैं वो बिल्कुल बंद कर दे। ठीक है, और संस्कृति और नस्ल की ध्वजवाहक जो है वो उन्हीं महिलाओं को कहा गया। और हिटलर क्या कहता था, देखिए 1933 में हिटलर क्या कहता था, मेरे राज्य की सबसे महत्वपूर्ण नागरिक माँ है। देखिए पहला जिस लाइन सुनते हैं ना लगता है वाह यार क्या सोच थी इसकी, लेकिन आगे देखिए वो क्या कहता था कि सारी माताओं के साथ भी एक जैसा बर्ताव नहीं होता है। लेकिन जो औरतें भी जो है मतलब उसकी खुद की नस्ल की औरतें थे उनके साथ भी एक जैसा व्यवहार नहीं होता था। जो अवांछित बच्चों को जन्म देती थी उनको दंडित किया जाता था। अवांछित बच्चे मतलब समझ गए ना कि जो मान लीजिए शादी किया, मानसिक रूप से सही नहीं बच्चे पैदा हुए हैं तो उनको दंडित किया जाता था। या फिर मान लीजिए कोई बच्चा यहूदियों से किसी पैदा हुआ है तो उससे भी उनको दंड दिया जाता था। ठीक है, और नस्ली तौर पर वांछित दिखने वाले बच्चों को जन्म देने वाली माताओं को इनाम दिए जाते थे। ठीक है, मैंने बताया ना तमगे दिए जाते थे उनको, जैसे 4 बच्चे पैदा करने पर कांसे का, 6 बच्चे पैदा करने पर चांदी का और 8 उससे ज़्यादा बच्चे पैदा करने पर सोने का तमगा दिया जाता था। ठीक है, और इसके लिए जो आचार संहिता का उल्लंघन करती थी उन औरतों को निंदा की जाती थी, मुँह पर कालिक पोती जाती थी, गंजा करके शहर में घुमाया जाता था और तख्ती लटकाया जाता था कि मैं राष्ट्र के सम्मान को मैंने मलिन किया है। ऐसे उनको उनके परिवार, पति, बच्चे सब कुछ उनसे छीन लिए जाते थे। ठीक है, प्रचार की कला देखिए, नाज़ी शासन
अपनी भाषा और मीडिया का बहुत होशियारी से इस्तेमाल किया और उसका ज़बरदस्त फ़ायदा भी इसने उठाया। भ्रामक जो चीज़ें थी वो टीवी के अंदर न्यूज़ में वगैरह दिखाई इसने, और इसने अपने जो अधिकृत दस्तावेज थे उसमें हत्या या मौत जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। देखिए कितने होशियार थे ये। सामूहिक हत्याओं को इसने क्या नाम दिया? अंतिम समाधान। मतलब जो यहूदी थे ना, उनको जिसने हत्या की ना इन्होंने, तो अपने डॉक्यूमेंट में उसका क्या नाम लिखा कि हमने यहूदियों का अंतिम समाधान कर दिया है, मतलब उनको मार दिया है। यूथनेजिया मतलब जो विकलांग वगैरह खुद के वो थे ना, उनको मारा था, उसको यूथनेजिया नाम दिया गया। और जो ये इसने मतलब जो खाली करवाया था ना इन लोगों को, तो उसने क्या किया? चयन और संक्रमण मुक्ति के लिए, देखो नाम कितने खतरनाक दिए इसने कि चयन और संक्रमण मुक्ति के लिए इक्वेशन, मतलब कि जो खाली करवाए थे ना, उसने कहा था कि यहूदियों के यहाँ से बाहर निकालो, संक्रमण मुक्त करो इसको, ठीक है। तो इक्वेशन इसका नाम दिया गया। गैस चैम्बरों में ले जाने का जो इक्वेशन है, मतलब कि उनको गैस चैम्बरों के अंदर ले जाने ताकि उनको शुद्ध संक्रमण मुक्त किया जा सके, ठीक है। और जो गैस चैम्बर थे उनको क्या कहा जाता था? संक्रमण मुक्ति क्षेत्र। वाह क्या नाम थे। गैस चैम्बर स्नानघर जैसे दिखाई देते थे और उनमें नकली फुहारे होते थे, जबकि उसमें निकलती क्या थी? गैस, जहरीली गैस निकलती थी, ठीक है। इस प्रकार से उसने जो तस्वीरें थी, फिल्में थे, रेडियो पोस्टर, आकर्षक नारे, ये सभी के जरिए उसने अपनी नाज़ी जो विचारधारा थी उसका प्रचार प्रसार करा। दुश्मनों को खरी खोटी सुनाने वाली जो छवियाँ थी वो दिखाई, मजाक उड़ाई, यहूदी वगैरह के मजाक उड़ाने वाले पोस्टर इन्होंने चिपकाए थे, ठीक है। उनको शैतान के रूप में दिखाया पोस्टरों के अंदर, ठीक है। और कहते थे कि ये तो है ना खून, मतलब ये तो खून से ही क्या है, यहूदी हत्या करने वाले और सूदखोर होते हैं, ठीक है। और उनको विदेशी एजेंट कहकर बदनाम किया जाता था यहूदियों को, ठीक है। और द एटर्नल जू यानी कि अक्षय यहूदी इस सूची के अंदर सबसे कुख्यात फिल्म भी बनाई गई थी, ठीक है। फिल्म का नाम था द एटर्नल जू कहते थे यहूदियों को, ठीक है। तो ऐसी फिल्म भी इसने बनाई थी उनके ऊपर, ठीक है। और उनको एक बहुत बड़ा चोगा पहने हुए दिखाई देता था तस्वीरों के अंदर, और नीचे पोटली रखी होती थी पैसे की, कहते थे तो क्या है? छूतखोर है। उनकी चाल ढाल जो है वो कुतरने वाले छछूंदरी होती है ना, तो उससे की जाती थी, ठीक है। मतलब बहुत गंदा, केचुआ, चूहा, कीड़े जैसे शब्दों का उनके लिए प्रयोग किया जाता था, और उनकी नफरत भड़काने वाले शब्दों का प्रयोग उनके लिए किया जाता था। ये देखिए फोटो है जिसमें यहूदी बैठा है और इसके नीचे बोरा है पैसों का, कहते थे ये तो क्या है? सूदखोर होते हैं तो शुरू से ही, ठीक है। इतना बुरा इनको दिखाया जाता था, ठीक है। फिर इसके बाद में जर्मन किसानों के लिए भी इसने जो कुछ पोस्टर वगैरह लगवाए थे कि जो साम्यवादी है और उनकी विचारधारा को हटाने के लिए इन्होंने बताया था कि कैसे ये लोग जो है जर्मनी के अंदर अपने जो गंदे विचार है वो डाल रहे हैं। पूंजीवाद का भी इसने विरोध किया, साम्यवाद का भी इसने विरोध किया था, ठीक है। ये कुछ पर्चे इसने छपवाए थे। इसके बाद में ये कुछ घटनाएं हैं जो मैं आपको लिख के दे दूँगी, कुछ अन्य तिथियों के साथ भी नोट्स के अंदर। आम जनता और मानवता के खिलाफ अपराध। नासीवाद पर आम लोगों की प्रतिक्रिया क्या थी कि बहुत सारे लोग जो नासी शब्दामंडल और धुआंधार प्रचार है उसका शिकार हो गए थे। मैंने बताया था शुरू में लोगों को लगता था कि बस यही हमारा मसीहा है, ठीक है। अब यही हमारे को स्वतंत्र या आज़ादी दिलाएगा, हमारा बदला लेगा, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे बाद में उनको पता चला कि इसने इन लोगों को अपने वश में करके क्या क्या कारनामे कर दिए थे, ठीक है। और उनके भीतर नफरत और गुस्से का एहसास जो भाषण वगैरह देता था उसके अंदर उसके यहूदियों से आमना सामना, जब भी यहूदियों से आमना सामना होता था तो उसकी वजह से वो उनके प्रति नफरत और गुस्से का एहसास लोगों को होता था, ठीक है। और मतलब मैंने बताया कि सब लोग साथ में रहते थे, पहले मिलजुल कर रहते थे, तो पड़ोसी होते थे उनके, और कुछ तो ऐसे लोग होते थे कि उनको पता पास में यहूदी रह रहे हैं तो वो पुलिस को खुद फ़ोन करके कहते थे कि हमारे पास में भी क्या है, यहूदी लोग रहते हैं, ठीक है। ऐसे करके उनको उठा के पुलिस फिर ले जाती थी, ठीक है। और वहाँ पर कंसंट्रेशन कैंप के अंदर फिर उनको ले जाया जाता था। ऐसे लोग धीरे धीरे इतनी नफरत भर देते थे कि खुद लोग फ़ोन करके पुलिस को बुलाकर उनको वहाँ से निकलवा देते थे, ठीक है। ऐसी उनकी स्थिति हो गई थी वहाँ के लोगों की भी। बहुत सारे लोगों ने पुलिस के दमन और मौत की आशंका के बावजूद नासीवाद का जमकर विरोध किया। कुछ लोग जो उसके बहकाव में आ गए थे वो ऐसे काम करते थे, लेकिन कहते हैं ना कि कुछ लोग फिर भी समझदार होते हैं, ठीक है। लेकिन वो बहुत संख्या में बहुत कम थे उस वक्त जर्मनी के अंदर। उन्होंने ये जो करते थे ना लोग नासी वाले, इसके बावजूद भी उन्होंने मतलब वो लोगों को सरेआम मार दिया करते थे, फिर भी उन्होंने उनका विरोध किया था। और जब भी वो विरोध करते थे वही हंसना होता था जो सबका होता था, उनको भी गोलियों से मार दिया जाता था, ठीक है। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों ने इसका विरोध लगातार जारी रखा था, ठीक है। पादरी, ये एक नाम दिया हुआ है यहाँ पर, पादरी
निम्योलर ने नासियों का लगातार विरोध किया। उन्होंने पाया कि नासी साम्राज्य में लोगों को जिस तरह निर्मम और संगठित जुल्म किए जा रहे हैं, उनका जर्मनी की आम जनता विरोध नहीं कर पाती है। जनता एक अजीब सी खामोशी में डूबी हुई है, ठीक है। और गेस्टापो जो मैंने बताई थी ना, वो खूंखार पुलिस, ठीक है, उसकी जो दहशत है, उसकी कार्यशैली और कुकृतियों पर निशाना साधते हुए इस खामोशी का उसने बहुत ही मर्मस्पर्शी ढंग से लिखा है। देखिए उसने कितनी अच्छी चीज़ लिखी है, मुझे भी चीज़ अच्छी लगी। वो कहता था कि पहले वो जो गेस्टापो पुलिस उसके बारे में लिखा है कि पहले वह कम्युनिस्टों को ढूंढते हुए आई। स्टार्टिंग में मैंने बताया पहले उन्होंने कम्युनिस्टों का सफाया करवाया, फिर दूसरे दलों का सफाया करवाया, फिर यहूदियों का सफाया करवाया, फिर जिप्सियों का सफाया करवाया। ऐसे कर करके उसने एक साथ नहीं बल्कि धीरे धीरे करके उसने जर्मनी से बाकी सबका सफाया करवा दिया था। तो पहले वो कम्युनिस्टों को ढूंढते आई। वो पादरी लिख रहा है कि जो गेस्टापो पुलिस से पहले कम्युनिस्टों को ढूंढते हुए आई, लेकिन मैं तो कम्युनिस्ट ही नहीं था, तो मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, फिर इसलिए मैंने कुछ भी नहीं कहा। फिर वो सोशल डेमोक्रेटिक को ढूंढते आई, मैं तो सोशल डेमोक्रेट भी नहीं था, इसलिए भी मैं चुप रहा। इसके बाद वो ट्रेंड यूनियन वालों को ढूंढते हुए आए, लेकिन मैं तो ट्रेंड यूनियन का भी नहीं था, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसके बाद वो यहूदियों को ढूंढते हुए आए, लेकिन मैं तो यहूदी भी नहीं था, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। फिर अंत में वो मेरे लिए आए, तो वहाँ कोई नहीं बचा जो मेरे साथ खड़ा हो सके। यानी कि उसने एक स्थिति का वर्णन किया है कि एक व्यक्ति जो जर्मनी का है वो चुप इसलिए रहा क्योंकि वो जो उसके जो अत्याचार है तो उसको सहता रहा, क्योंकि वो सोचता था कि मैं थोड़े ना उसका मेरे ऊपर थोड़े ना करेंगे ये अत्याचार, ठीक है, ये तो यहूदियों पर कर रहे हैं, ये तो कम्युनिस्टों पर कर रहे हैं, सोशलिस्ट पर कर रहे हैं, तो मेरे पे थोड़े ना करेंगे। लेकिन लास्ट में ऐसा हुआ कि जो जर्मन के लोग थे, मैंने बताया बहुत सारे जर्मनी के लोगों पर भी उसने अत्याचार किए थे, तो बाद में पता चला कि वो मेरे लिए भी आए। लेकिन जब मेरे लिए आए तब मैंने आसपास देखा तो मुझे बचाने वाला कोई नहीं बचा, क्योंकि अगर उसने दूसरों को बचाया होता तो लोग भी उसे बचाने की कोशिश करते, ठीक है। तो इसने बिल्कुल मार्मिक ढंग से ये चीज़ें लिखी, ठीक है। देखिए मैंने बताया था ना कि जो वहाँ के जो लोग थे जो कंसंट्रेशन कैंप के अंदर ले जाके गैस चैम्बरों में मारे जा रहे थे, तो वो चोरी छिपे है ना, जो वहाँ की कहानी थी, किस प्रकार से उनको वहाँ से उठा के लोग लेके आए थे, क्या क्या उनके साथ किया गया, इन सब चीज़ों को उन्होंने ना डायरियों में लिखा। और जो लिख के उनको वो तो चले जाते थे, पीछे जो लोग थे ना उन्होंने क्या किया कि इन सबको एक ऐसे जो दूध की कैन होती थी ना, उसके अंदर 2 या 3 कैनें थी ऐसी, उसके अंदर बहुत सारे डायरिया भर के ज़मीन के अंदर दबा दी थी, ठीक है। तो ये एक किताब थी, इसके अंदर पढ़ने वालों ये जो किताबें हैं ना, जब इन्होंने पढ़ी बाद में लोगों ने, तो ये झकझोर कर रख देने वाली किताब का नाम है थर्ड राइक ऑफ ड्रीम्स, ठीक है, थर्ड राइक ऑफ ड्रीम्स। शॉर्टले जो है उन्होंने ये किताब लिखी और उन्होंने बताया कि एक समय के बाद किस तरह खुद यहूदी भी अपने बारे में नासियों द्वारा फैलाई जा रही जो रूढ़ छवियाँ है उन पर यकीन करने लगे थे। मतलब जो आप मैंने बताया ना, पोस्टरों के अंदर अजीब जिससे उनको कीड़े मकोड़े से बताया गया, पता नहीं किस शब्दों का उनके यूज़ किया गया, गंदी गंदी बातें लिखी गई। तो एक बार तो ऐसा होने लगा कि यहूदियों को लगने लगा कि हाँ यार हम ऐसे ही दिखते हैं। जैसे उसमें बताएंगे कि यहूदियों की टेढ़ी नाक होती है, तो उनको सपने में खुद की नाक टेढ़ी दिखाई देने लगती थी, मुँह टेढ़ा दिखाई देने लगता था, चाल ढाल दिखने लगती थी, जैसे पोस्टरों में दिखाते थे वैसे ही। मतलब सपने भी बेचारे यहूदियों को ऐसे आने लगे थे। वो जो छवियाँ थी, तस्वीरें थी, वो दिन रात उनका पीछा करती रहती थी, ठीक है। और बहुत सारे जो व्यक्ति थे वो गैस चैम्बर से पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया करते थे, ठीक है। ऐसी किताबों के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। महाध्वंस होलोकॉस्ट है, ये जो महाध्वंस हुआ था, जो गैस चैम्बरों में मारा गया था, इसको होलोकॉस्ट नाम दिया जाता है। बड़े स्तर पर ये जो कांड किया गया था, जो मारकाटें की गई थी, ठीक है। नासी तौर तरीकों की जानकारी नासी शासन के आखिरी सालों में रिस कर जर्मनी से बाहर जाने लगी, लेकिन वहाँ कितना भीषण रक्तपात और बर्बर दमन हुआ था, इसका असली अंदाजा दुनिया को खत्म होने और इस दुनिया को युद्ध खत्म होने और जर्मनी के हार जाने के बाद में ही लग पाया। यानी कि ये जो इतना भीषण जो कांड हुआ था ना, रक्तपात हुआ था, इसका पता जब सेकेंड वर्ल्ड वार समाप्त हुआ उसके बाद में लोगों को इसका अंदाजा है, इसका पता चला था। जर्मन समाज तो मलबे में दबे पराजित राष्ट्र के रूप में अपनी दुर्दशा से दुखी था, लेकिन यहूदी भी चाहते थे कि दुनिया उस भीषण अत्याचार और पीड़ाओं को याद रखे जो नासी कत्लेआम में लोगों ने झेली थी। यानी कि जर्मनी के लोग तो हार गए थे सेकेंड वर्ल्ड वार में, तो वो तो वैसे पीड़ित थे, लेकिन जो यहूदी जो मारे गए थे ना, उन्होंने किताबें लिख के छोड़ी थी। वो चाहते थे कि लोगों को पता चले कि हमारे साथ में क्या हुआ, ठीक है। यानी कि कितने लोगों को कत्लेआम किया गया, कितने लोगों को मारा गया था, ठीक है। इन्हीं कत्लेआम को महाध्वंस होलोकॉस्ट कहा जाता है। जब दमन चक्र अपने शिखर पर था तो एक यहूदी टोले में रहने वाले एक आदमी ने अपने साथी से कहा था कि मैं युद्ध के सिर्फ आधे घंटे बाद तक जीना चाहता हूँ। शायद वो ये इसलिए कहना चाह रहा था क्योंकि वो दुनिया को बताना चाहता था कि उसके साथ क्या क्या
हुआ है, ठीक है। वो किसी दर्दनाक स्थिति से होकर गुजरा है, ठीक है। इसलिए वो आधे घंटे तक, सिर्फ आधे घंटे तक जीवित रहना चाहता था, ठीक है। ऐसा उसने अपनी जो डायरिया वगैरह है, दस्तावेज उसमें लिखा था, ठीक है। तो जो घेटो थे, जो कैंप थे ना, उनका जो नारकीय जीवन था, जो बहुत ही दर्दनाक जीवन था, उसमें उससे जो लोगों ने उसके बारे में लिखा है, वैसे बहुत सी डायरिया लिखी, नोटबुक लिखी, दस्तावेज उन्होंने लिखे। और इसके विपरीत जब ये दिखाई देने लगा कि अब युद्ध में नासियों की पराजय तय है, तो उन्होंने जो तमाम सबूत थे ना, जो ये नासी जो पार्टी थी, जब उनको पता चल गया कि हम हारने वाले युद्ध में, तो जितने भी उनके डॉक्यूमेंट वगैरह थे ना, उनको सबको इन्होंने पेट्रोल डालकर जला दिया था, ठीक है। लेकिन ये जो डायरिया वगैरह जो ये इन्होंने लिखी थी ना, जिन्होंने ये पीड़ा सहन की थी, उन्होंने इन सबको डालकर दूध के कैनों में डालकर ज़मीन में दफन कर दिया था, ठीक है। दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में स्मृति लेखों, साहित्य, व्रत, शायरिया, स्मारकों, संग्रहालयों में से महाध्वंस का इतिहास और स्मृति आज भी जिंदा है, ठीक है। उन लोगों के लिए एक श्रद्धांजलि है जिन्होंने उस शाह दिनों में, यानी कि जो काले दिन थे, उसमें प्रतिरोध का साहस दिखाया था। उन लोगों के लिए भी सारी बातें शर्मनाक यादगार है जिन्होंने ये जुल्म ढाए, और उनके लिए चेतावनी की आवाज़ है जो खामोशी से सब कुछ देखते रहे, ठीक है। यानी कि जो खामोशी से सब कुछ देखने वाले जर्मन लोग और जिन्होंने ये सब काम किए, उन सब के लिए ये शर्मनाक चीज़ हुई, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो बाद में उनकी चिट्ठियों से और उनसे पता चली थी, ठीक है। तो ये कुछ गांधी जी के द्वारा लिखे गए हिटलर को चित्र है, जब उन्होंने कहा था कि आप ये जो सेकेंड वर्ल्ड वार है, आप अच्छे व्यक्ति हैं, आप इस जो सेकेंड वर्ल्ड वार इसको रोक दीजिए, ठीक है। ऐसा कुछ लिख के उन्होंने दिया था, ठीक है। तो ये ऐसी चीज़ें थी। मुझे उम्मीद है आपको ये आज का जो चैप्टर है पसंद आया होगा, और ये जो बिल्कुल मार्मिक कहानी है ये हिटलर के बारे में, जो हिटलर ने जो लोगों के साथ किया, सच में ये बहुत ही भयानक चीज़ें इन्होंने की, जिसके लिए आज भी जो जर्मन लोग हैं ये आज भी अपने आप को उसके लिए शर्मिंदगी महसूस करते हैं कि कैसे जो हमारे नस्ल का हिटलर था, उसने यहूदियों के या अन्य लोगों के साथ कितना बुरा व्यवहार किया। और शायद ये किताबें और ये जो नोटबुक थी ना, उसने इसलिए लोगों ने लिख के छोड़ी थी ताकि ये शर्मिंदगी पीढ़ियों तक महसूस होती रहे, ठीक है ना। तो ये आज का हमारा चैप्टर था। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।